नमस्कार बच्चों। सूर्या कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आज हम जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं ना, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ, वो है ईएमआरएस। ये जो आपकी ईएमआरएस की एग्जाम लगी थी ना 2023 में, ईएमआरएस 2023। देखिए, इसमें काफी अच्छी आपकी वैकेंसी है। ये इस बार ईएमआरएस की जो पीजीडी में वैकेंसी है ना आपकी, पीजीडी का मतलब जो लेक्चर के लिए वैकेंसी है आपकी, स्कूल लेक्चर के लिए, तो वो काफी अच्छी वैकेंसी है आपकी। केमिस्ट्री में भी अच्छी पोस्ट है आपकी। और हम जो सिलेबस, मतलब सिलेबस क्या, सॉरी, हम जो पेपर डिस्कशन करने वाले हैं वो किसका कर रहे हैं? आज केमिस्ट्री का पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। और बिल्कुल सिलेबस, ये क्या नाम आपका, पेपर डिस्कशन ऐसे नहीं केवल आंसर आंसर आपको ना टिक कर दिए बस। आपको है ना बिल्कुल कंसेप्चुअल है ना, कैसे आपको एग्जाम हॉल के अंदर पेपर सॉल्व करना है, वो सारी ट्रिक वगैरह कैसे क्या करना है, आपको कैसे कंसेप्ट लगाना है, यानी दो आंसर आपको कैसे क्रॉस करने, मान लो दो में से कैसे है ना चयन करना है। तो चार ऑप्शन है ना आपके, तो चार में से दो तो कम से कम आपको मिनिमाइज करने आने चाहिए ना, तब जाके क्या 50% हमारी पॉसिबिलिटी हो जाएगी क्या सही होने की। फिर एक को करेक्ट कर देंगे तो बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो कैसे आपको एग्जाम में अप्रोच रखनी है, और प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर सॉल्व करने से हमको ये आइडिया आता है कि जो आपके जो भी एग्जाम को है ना, जो भी एजेंसी ले रही है, वो पेपर का क्राइटेरिया कहां तक रखती है ना, यानी किस लेवल तक जा सकती है। देखिए, इसमें आपके दो पेपर हैं, एक फर्स्ट है एक सेकंड है। सेकंड पेपर आपके सब्जेक्ट का होगा किसमें? पीजीडी के अंदर। किसके अंदर? पीजीडी के अंदर। एक पेपर फर्स्ट है वो आपको क्वालिफाई करना है, केवल पेपर फर्स्ट क्या करना है आपको? क्वालिफाई करना है। और बाकी जो आपकी मेरिट डिसाइड होगी वो कौन से होगी? सेकंड पेपर से, यानी जो सब्जेक्ट वाला होगा। तो हम आज किसका कर रहे हैं? केमिस्ट्री का पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। और देखिए, इसकी आपकी एग्जाम डेट भी अनाउंस हो चुकी है। एग्जाम डेट भी आपकी अनाउंस हो चुकी है, ईएमआरएस वाली है ना, पीजीडी वाली, टीजीडी पीजीडी। एक तो आपकी 13, एक 14 और एक 21 दिसंबर। ये आपकी क्या है? एग्जाम डेट 2025 में ही, 2025 में ही। देख लो इसका प्रोसेस कितना फास्ट है। अभी आपके है ना, ये 23 तारीख को तो लास्ट आपके फॉर्म भरने थे, इस 23 को। और देख लो लगभग है ना 1.5 महीना मान लो, 23 की बात तो फिर 13 को लग रही है ना, 1.5 पौने 2 महीने का टाइम है, इसमें आपकी एग्जाम हो रही है। ठीक है ना। देखिए, हम सॉल्व करते हैं इसको बगैर देरी किए हुए। आपको कैसे मतलब अप्रोच लगानी है ना, ठीक है ना। हम देखो हिंदी वर्जन ले रहे हैं इधर से, और जरूरत पड़ेगी मान लो हिंदी में आपको थोड़ा ना, जैसे मान लो कम समझ में आया तो फिर अपन क्या कर लेंगे, इंग्लिश वर्जन भी देख लेंगे साथ साथ। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। अब देखो आपने आपके हिंदी मीडियम में तो इसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल का मतलब, अरे इसने क्या कर दिया, उस हिंदी को ही मतलब उस इंग्लिश को ही हिंदी में लिख दिया इसने। जैसे आप अपना नाम लिखते हैं ना, हिंदी में आपका जो नाम है उसको इंग्लिश में लिखते हैं, या इंग्लिश वाला नाम है उसको हिंदी में लिख दो ऐसे। ठीक है ना। तो इसने वो इंग्लिश की हिंदी लिख दी। प्रिंसिपल का मतलब मुख्य। तो ये हमसे क्या कह रहा है कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है ये किसका वर्णन करता है, यानी किसके बारे में बताता है। तो हमको पता है क्वांटम संख्या चार होती है। एक मुख्य क्वांटम संख्या, एक होती है आपके दिग्वंशी क्वांटम संख्या, एक होती है आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या, और एक प्रचक्रण या चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या कोष के बारे में बताती है ना, किसके बारे में? कोष के बारे में। दिग्वंशी क्वांटम संख्या वो आपके कोष के बारे में बताती है, और चुंबकीय क्वांटम संख्या वो आपकी कक्षक के बारे में बताती है ना, यानी कक्षक का वर्णन करती है। तो यहां से देखो आप, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या किसका वर्णन कर रही है? कक्षक का स्थानिक अभिविन्यास। ये तो कौन करेगा? कक्षक का स्थानिक अभिविन्यास का मतलब, अरे 3D अरेंजमेंट की बात कर रहा है यार, 3D अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, यानी कक्षकों का अभिविन्यास हो गया एक तरीके से अपनी हिंदी में कहें तो। ये तो कौन? चुंबकीय क्वांटम संख्या बताएगा ये तो। अरे ये तो कौन बताएगा भाई? चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या बताएगी इस बात को, तो मुख्य क्वांटम संख्या नहीं। इलेक्ट्रॉन का चक्रण, अरे ये तो स्पिन क्वांटम नंबर आपके एस या एमएससी दिखाते हैं आप, वो करेगी। चुंबकीय क्वांटम संख्या का तो आपको पता ही है, एम से दिखाते हैं इसको, इससे एम से। ठीक है ना। चुंबकीय क्वांटम संख्या को एम से, और ये जो प्रचक्रण क्वांटम संख्या है ना आपकी, इसको एनसीईआरटी एमएस से दिखाती है, किससे? एमएस, और अपन एस लिखते हैं आरबीएससी में ना, जैसे अपने राजस्थान बोर्ड में। अगला देखो, कक्षक की ऊर्जा और आकार का, और एक कक्षक का आकार। अब देखो इन दोनों में है ना फर्क है, एनर्जी एंड साइज ऑफ द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्यों भाई? कोष के अंदर ही तो उपकोष होते हैं और उपकोष के अंदर कक्षक होते हैं।
इसने हमसे कह दिया कक्षक का आकार और ऊर्जा दोनों, अरे मुख्य क्वांटम संख्या ऊर्जा आकार दोनों के बारे में बताएगी। क्यों? मुख्य क्वांटम संख्या का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ऊर्जा भी बढ़ती है और आकार भी बढ़ता है। अरे मुख्य क्वांटम संख्या कोष को बताएगी, जैसे मान लो कोष एक तो एक ही है, एक दो है, मान लो दो वाले का साइज बड़ा है तो साइज के बारे में बता रहा है और एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते हैं, यानी जैसे जैसे कोष की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे उसका आकार भी बढ़ता है और ऊर्जा भी बढ़ता है। तो किसके बारे में बताएगा? ये कक्षक की ऊर्जा और आकार दोनों के बारे में बताएगा। कक्षक की ऊर्जा और आकार दोनों के बारे में ही बताएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अब, अगला क्वेश्चन है आपके, देखिए मैं हिंदी वर्जन को ले लेता हूं जरा, अगर अपन को जरूरत पड़ी ना तो इंग्लिश वाला वर्जन ले लेंगे, क्योंकि अपन को सॉल्व भी करना नहीं साथ साथ में, तो अपन को स्पेस भी चाहिए, अपन को स्पेस भी चाहिए, ठीक है ना। तो अपन साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे। देखिए थर्मोकेमिकल समीकरणों को देखते हुए, अरे उष्मा रासायनिक समीकरण दे रखा, थर्मोकेमिकल इक्वेशन का मतलब उष्मा रासायनिक समीकरण, यानी ऐसा समीकरण जिसमें अरे अभिकारक और उत्पाद के साथ में, यानी यूं कह दो अभिक्रिया के दौरान होने वाला जो है ना आपके उष्मा परिवर्तन है उसका मान भी दे दे, तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है थर्मोकेमिकल रिएक्शन या थर्मोकेमिकल इक्वेशन कह दो आप, ठीक है ना। अब इसने कहा हमसे ऐसी एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन दे दी आपको, एक ये दे दी आपको, अब ये कह रहा है सीयूओ के निर्माण की अरे मानक उष्मा, तो मानक उष्मा का मतलब क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन। अरे मानक उष्मा का मतलब क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीयू, बिल्कुल है ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन। यानी इसको आप ऐसे कह दो मानक उष्मा या हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब, अरे हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है, अरे इसको अपन कह सकते हैं क्या? निर्माण की उष्मा या संभवन उष्मा भी कह सकते हैं हिंदी में, निर्माण या संभवन, ठीक है ना, या विरचन भी कह सकते हैं इसको, निर्माण संभवन या विरचन की एंथैल्पी। आपके एनसीईआरटी में ऐसे लिख रखा है विरचन एंथैल्पी। अब देखिए ये जो है ना आपके ईएमआरएस वाला पेपर है, इसमें एनसीईआरटी को कवर कर रखा है। अगर आपको एनसीईआरटी अच्छे से आती है, 12th लेवल 11th और 12th लेवल से पेपर बना रखा है, जो इसका पीजीडी का लेवल है ना वो 12th लेवल का है, उससे थोड़ा सा अपर हल्का फुल्का ना, नहीं बाकी तो आपको एनसीईआरटी अगर आपने कर रखी है अच्छे से ऑन टिप से आपके बिल्कुल है ना, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें ईएमआरएस वाली वैकेंसी में। आपने देखो यहाँ जो स्कूल लेक्चरर की आरपीएससी लेती है उसमें तो ना काफी कुछ दे रखा है, सिलेबस भी काफी बड़ा है, 11th 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, आपके पीजी लेवल काफी बड़ा दे रखा, पीजी लेवल में काफी चेंज कर दिया आपकी आरपीएससी ने। हाँ इसमें आपके ईएमआरएस वाले में अभी आपकी 11th 12th लेवल है, कौन सा लेवल? 11th 12th लेवल। तो इसको आप निर्माण की एंथैल्पी बोल दो, संभवन की एंथैल्पी या विरचन एंथैल्पी, एंथैल्पी ले लो उष्मा ले लो, काम एक ही बात है। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है? अरे ये हम एक मोल के लिए निकालते हैं ना, किसके लिए? एक मोल के लिए, यानी एक मोल कंपाउंड का निर्माण हो, फॉर्मेशन हो, किससे? उसके एलिमेंट से ना, किससे? एलिमेंट से। और एलिमेंट्स कैसे? वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए ना, मानक अवस्था में होने चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट में, या कह दो वो है ना मतलब ज्यादा किस फॉर्म में मिल रहा है उससे एक मोल कंपाउंड का निर्माण होता है ना, उस दौरान जो एंथैल्पी में चेंज आएगा वही क्या है? आपका निर्माण एंथैल्पी, संभवन एंथैल्पी या विरचन एंथैल्पी। यानी एक मोल के लिए डिफाइन करते हैं इसको, किसके लिए? अरे एक मोल के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। और कैसा? जो एलिमेंट से जो भी है ना अवयवी तत्व है जो जिनसे मिलकर बन रहा है वो कंपाउंड, वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होनी चाहिए, या कह दो मोस्ट अबंडेंस है ना, यानी अत्यधिक मात्रा में किस फॉर्म में मिल रहा है वो। जैसे मान लो अरे कार्बन है वो हीरे के रूप में मिलता है, ग्रेफाइट के रूप में मिलता है, फ्लोरीन के रूप में मिलता है, पर जो नेचर में मिलता है ना वो मतलब जो ज्यादा स्टेबल है वो कौन सा? ग्रेफाइट वाला फॉर्म है। कौन सा? ग्रेफाइट वाला फॉर्म। तो अगर आपने ग्रेफाइट से क्या बनाया, मान लो जैसे कार्बन का दहन करवा दो, ऑक्सीजन गैसीय स्टेट में मिलती है, उससे क्या बनेगा? CO2 बनेगा, वो भी गैसीय है। तो कार्बन ग्रेफाइट वाला लेना, ना कि डायमंड वाला या फ्लोरीन वाला। अगर डायमंड या फ्लोरीन वाला ले लिया आपने तो फिर वो रिएक्शन क्या हो जाएगी? गलत। ये आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। तो इसने क्या कहा? थर्मोकेमिकल समीकरणों को देखते हुए सीओ के निर्माण की मानक उष्मा क्या है? अब देखो सीओ का निर्माण कर रहा है, इसका मतलब कॉपर, अरे कॉपर तो धातु है, ठोस अवस्था में मिलेगी, और साथ में ऑक्सीजन, तो इससे क्या बनेगा? अरे CuO, यानी हमको एक मोल चाहिए, एक मोल चाहिए, कॉपर का ऑक्साइड बन गया ना। अब देखो कॉपर तो एक है, तो एक ले रखा है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन एक चाहिए, यहाँ कितना है? 2, तो ऐसे आधा होना चाहिए,
इसका मतलब कॉपर और ऑक्सीजन की क्रिया से क्या बनता है, अरे कॉपर का ऑक्साइड बनता है। कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होगी तो उससे क्या बनेगा, कॉपर का ऑक्साइड, जिसके बारे में ये पूछ रहा है। और ये कैसा सॉलिड है ना, कैसा है, सॉलिड। इसका मतलब देखो इन दोनों समीकरणों को मैं देखूं यहां से, दोनों को, तो देखो कॉपर इधर होना चाहिए जबकि कॉपर उधर दे रखा है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं अपन कि भाई इस रिएक्शन को अगर अपन उल्टा करके लिख देते हैं तो कॉपर क्या इधर आ जाएगा ना, कॉपर, अरे जो कॉपर इधर है उल्टा करेंगे तो कॉपर इधर ही तो आएगा आपके, आएगा ही नहीं आएगा। तो देखो मैं ऊपर वाली रिएक्शन को तो ऐसे रख लेता हूं, अरे ऊपर वाली को तो मैं ऐसे रख लूं, इसको तो मान लो मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया, और ये जो समीकरण 2 था ना, इसको अपन रिवर्स करके लिख लेते हैं। कैसे रिवर्स, क्यों, अपन को कॉपर इधर चाहिए और ऑक्सीजन भी इधर चाहिए, CuO इधर चाहिए। इसमें देखो CuO इधर है, इधर है CuO, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉपर चाहिए ना अपन को इधर, तो कॉपर तो इधर है, इसमें इधर कॉपर नहीं है ना। इसका मतलब इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख दूं मैं ऐसे, देखो Cu प्लस Cu, ये Cu प्लस क्या है आपके CuO, और इससे क्या बन रहा है आपके, अरे Cu2O। और देखो अपन जो थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर है ना, जैसे रिएक्शंस को रिवर्स करते हैं ना, तो उस रिएक्शंस में जो भी एंथैल्पी चेंज दे रखा होता है ना, उसको भी हम रिवर्स कर देते हैं ना, यानी उसका अमाउंट तो वही रहता है, मात्रा दो, बस साइन चेंज हो जाएगा। अगर माइनस में है एंथैल्पी चेंज, वो प्लस में हो जाएगा, और प्लस वाला एंथैल्पी चेंज है वो किस में हो जाएगा, आपके माइनस में। तो ये जो डेल्टा एच है, अब ये कैसा हो जाएगा, अरे डेल्टा एच नॉट माइनस का हो जाएगा, वैल्यू तो वही रहेगी आपकी, कितनी, 11.3 किलो जूल, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ना साइन। जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि ऑक्सीकरण विभव, या यूं कह दो मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचय विभव का मान कैसा होता है, समान, बट साइन का अंतर होता है। जैसे मान लो आपको ऑक्सीकरण विभव दे दिया कॉपर का, जैसे माइनस का 0.34 वोल्ट, तो अगर आपको अपचयन विभव निकालना तो क्या करो, वैल्यू तो वही रहेगी सेम, साइन को उल्टा कर दो बस। थर्मोकेमिस्ट्री में ऐसे ही होता है कि अगर रिएक्शंस को रिवर्स करके लिख रहे हो तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज दे रखा है ना, तो उसका साइन भी क्या हो जाएगा, आपके रिवर्स हो जाएगा। तो मैंने प्लस का क्या कर दिया, माइनस। इसका मतलब मैं इस समीकरण को 3 नंबर दे दूं, इस समीकरण को मैं 3 नंबर दे देता हूं। अब देखिए अपन को रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, अब इससे तो कोई मतलब नहीं है, ये तो चेंज होगी ना, अपन ने 3 लिख दिए इसकी जगह, तो अरे इसकी जगह मैंने 3 लिख दिए ना रिएक्शन। अब देखो अपने पास Cu2O कितने हैं, एक, उधर कितने, 2, तो बैलेंस करेंगे तभी तो कटेंगे एक दूसरे से, अरे एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में है तो तभी तो कटेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि इसी को केवल 2 से गुणा करेंगे, ये पूरी रिएक्शन क्या होगी आपके, 2 से गुणा होगी, अरे पूरी रिएक्शन क्या होगी, 2 से गुणा, तो पूरी रिएक्शन 2 से गुणा होगी, तो यहाँ 2Cu, यहाँ भी 2, और यहां भी क्या हो जाएगा आपके 2। अब देखिए आप ये लेफ्ट में ये राइट में, तो इससे तो ये कट जाएगा आपके, कट गया। अब देखिए आप आगे, इधर 2Cu, इधर कितने 4, तो देखो ये लेफ्ट में वो राइट में है, अरे तो 4 में से 2 घट जाएंगे ना, ये कहते 2 कट जाएंगे, तो कितने बचे, 2 ही तो बचे, अरे 4 कट गया तो 2 ही तो बचे, 4 में से 2 घट गया ना, भाई अपोजिट है ना इसलिए। अब आगे तो कुछ है नहीं, आगे है क्या कुछ, कटने पटने लायक कुछ नहीं, तो जो बचा है उसको जोड़ दो आप। कैसे जोड़ेंगे, देखो एक तो ये बच गया, एक ये बच गया, तो मैं क्या लिखूंगा यहां से, अरे 2Cu प्लस O2, और इधर क्या दे रखा है देखो आपको, और तो ये तो कट गया, बचा क्या 2CuO, अरे 2CuO। इसका मतलब क्या किया अपन ने, अरे दोनों रिएक्शंस को जोड़ा ही थे, अरे इसको जोड़ दिया मैंने, जोड़ा ही थे। तो फिर आप यह क्या करो, ये जो एंथैल्पी चेंज है इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ोगे आप तो क्या होगा, अरे इसका कितना है एंथैल्पी चेंज, जैसे डेल्टा एच नॉट कितना है, अरे माइनस का 287, माइनस का 287 और 0.9, ये लीजिए। और ये कितना है देखिए आप, ये वाला, ये 2 से गुना होगा ना, अरे अभी 2 से गुना नहीं किया मैंने, 2 से गुना होगा ये, और जैसे ही आप इसको 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपकी 22.6, और ये भी किसका है, माइनस का। अरे 2 माइनस को जोड़ सकते हैं ना, जुड़ सकता है, 2 माइनस वाली वैल्यू जुड़ सकती है, बस साइन कैसा रहेगा आपका, नेगेटिव। तो जब इनको जोड़ेंगे, इसका डेल्टा एच ये था, तो जब इसको जोड़ेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा आपके 310.5, यानी इतना एंथैल्पी चेंज आया, लेकिन किसका, अरे माइनस का, किसका है, माइनस का है।
अब देखो आप, ये जो हमारी फाइनल रिएक्शन आई है ना, फाइनल वाली, ये वाली रिएक्शन आई है, अरे ये वाली रिएक्शन आई है ना, ये वाली फाइनल रिएक्शन आई है, इससे तो देखो कितना, अरे 2 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है। कितने मोल का? 2 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है। जबकि जो ये मानक आपके ये निर्माण ऊष्मा या मानक संभवन ऊष्मा या मानक विरेचन ऊष्मा कह दो, एंथैल्पी कह दो, ये तो 1 मोल के लिए डिफाइन होती है। मैंने पहले कह दिया था ना आपको, कितने के लिए डिफाइन होती है? 1 मोल के लिए। इसका मतलब 2 मोल कॉपर का ऑक्साइड बन रहा है, उस दौरान इतनी एंथैल्पी में क्या हो रहा है? चेंज। कितना? माइनस का 310.5। तो फिर 1 मोल के लिए कितना होगा? अरे 2 का भाग लगा दो उसमें। कितने का? 2 का भाग, यानी 2 मोल के लिए कितना हो रहा है? अरे 2 मोल के लिए कितना? 310.5। तो 1 मोल के लिए कितना होगा? 2 का भाग लगा दो आप, तो ये कितना आ जाएगा आपकी? अरे माइनस का 155.25। ठीक है ना? 155 का मतलब 310 और 0.25 किसमें? किलोजूल में, यानी किलोजूल। और 1 मोल के लिए है ना, तो पर मोल, चाहे तो आप लिख सकते हैं किलोजूल पर मोल। तो देख लो ये आंसर किस में आ रहा है। देखो 155.3 आ तो रहा है, लेकिन किसका आना चाहिए? अरे माइनस का आना चाहिए, ना कि प्लस का। देखो प्लस का दे रखा है इसमें, इसका मतलब ये गलत। अगर हमने जल्दबाजी कर दी तो माइनस का 155.3 ये सही आंसर, ये आंसर बिल्कुल सही है। ये दो तो वैसे ही गलत है, अरे ये दो तो वैसे ही गलत हैं। तो इसमें आपको क्या याद होना चाहिए? अरे आपको ये चीज याद होनी चाहिए। आप कौन सी? ये कि निर्माण एंथैल्पी, विरेचन एंथैल्पी या संभवन एंथैल्पी है आपके, यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन, या कह दो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी निर्माण की एंथैल्पी वो 1 मोल के लिए डिफाइन होती है। यानी 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो किससे? उसके एलिमेंट्स से। एलिमेंट्स कैसे? स्टैंडर्ड स्टेट में हो, या तो मानक अवस्था में, या फिर मोस्ट अबंडेंट है ना, यानी ज्यादा मात्रा में किस फॉर्म में मिल रहा है, उससे इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होना चाहिए केवल 1 मोल का, केवल 1 मोल का। तो इस तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चंस कंप्लीट है ना एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी मान लो आपको कोई डाउट हो तो सूर्य कॉम्पिटिशन क्लासेज का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको। बाकी आप व्हाट्सएप पर ना, व्हाट्सएप नंबर आप चाहें तो ना, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं ना, इस वाले पे ना, ये व्हाट्सएप नंबर है अपना 71 व्हाट्सएप नंबर है ना, ठीक है ना। एक सेकेंड, व्हाट्सएप नंबर है ना, ये लो, ये वाला नंबर है। इस पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन वापस से एक्सप्लेन करें या इसका एक्सप्लेनेशन भेजें ना, तो मैं बिल्कुल जैसे ही देखूंगा आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा ना इस नंबर पे, ठीक है ना। अब सुनिए आप अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है सुनिए, देखिए, किस परमाणु में, किस परमाणु में, देखो किस परमाणु में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? कितने? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो कैसा है? अरे अणुचुंबकीय है। तो आपको देखो ये याद रखना है बिल्कुल, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अरे किसी के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो कैसा होता है? अरे अणुचुंबकीय, अणुचुंबकीय। और मान लो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं आपके? अरे युग्मित हैं। युग्मित का मतलब समझ रहे हैं, जोड़े में है, तो वो कैसा होगा आपके? अरे प्रतिचुंबकीय। कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखो अरे ऐसे याद रख लो, ए और ए दोनों में आ रहा है ना, इसका मतलब अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होगा? अणुचुंबकीय। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो वो कैसा होता है? प्रतिचुंबकीय। यदि किसी कंपाउंड या आयन के पास मान लो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो अणुचुंबकीय होगा, और ध्यान रखें कलरफुल भी होगा ना, रंगीन। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो वो कैसा होगा? कलरलेस और प्रतिचुंबकीय। कैसा? प्रतिचुंबकीय। अरे अणुचुंबकीय का मतलब जिधर चुंबकीय क्षेत्र लगा है उधर दुर्बल रूप से आकर्षित है तो अणुचुंबकीय, और उससे अपोजिट जाए, उल्टा जाए तो कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय। आपको ध्यान रखना है, अयुग्मित का मतलब अकेला। अरे एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, तो वो भी कैसे विपरीत चक्र में आते हैं। तो अगर अकेला है तो अयुग्मित, और अगर जोड़े में है, 2-2 हैं, तो कैसा है? युग्मित। तो ये कह रहा है किसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? अरे देखो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे ना आप, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आपके 1s2 2s2, अरे 2p1। देखो 2s2 ये तो जोड़े में है, इसके पास तो एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर कार्बन के पास देखें तो 1s2 2s2 और ये 2p2,
अरे पी के अंदर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और 2 इलेक्ट्रॉन तो कैसे भरे जाएंगे, अरे 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भरे जाएंगे आपके, पी को उसमें 3 पी का अक्षर किया तो हुंड के नियम से पहले ऐसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन, एक और एक, पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं फिर युग्मन करते हैं। हीलियम में तो देखो, हीलियम का तो क्या है वैसे पता है आपको 1s2, और बेरिलियम का अरे 1s2 2s2, देख लो ये तो सारे पेयर्ड हैं, केवल अनपेयर्ड कहां है, अरे सेकंड वाले में, यानी 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से कार्बन का परमाणु कैसा है आपका, अरे अनुचुंबकीय है भैया, कैसा है, अनुचुंबकीय। तो आपको ये पीडीएफ बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, सूर्या कंपटीशन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है आपकी। देखिए मैंने इसमें आपके ना सेकंड ग्रेड के भी आपके सॉल्व करवा रखे हैं, सेकंड ग्रेड के मैंने सारे पेपर सॉल्व करवा दिए आपको, 2011, 13, 16, 18, 22 और 25 वाले, और एक उसका भी करवा दिया आपको, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला था ना सेकंड ग्रेड का, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का, वो भी मैंने आपको करवा रखा है। लैब असिस्टेंट की मैंने 3 पेपर करवा दिया आपको, एक 2016 वाला, 18 वाला, एक 22 में 2 पेपर लगे थे, एक करवा दिया, एक पेपर बच रहा है उसको भी करवाना है, ठीक है ना। ये आज मैंने ईएमआरएस वाला ले लिया, इसको अपन मतलब भाई इसमें है ना 70 क्वेश्चन है सारे, 70 तो आज आधे कर लेते हैं, आधे कल, इन 2 भागों में कर देंगे इसको ना, ताकि बड़ा वीडियो नहीं बने, आपको देखने में थोड़ा सुविधा रहेगा ना। देखिए हाँ जी, अगला देखिए, देखिए ये भी अच्छा सवाल है आपके, ये आपको कीटोन दे रखा है, ये थोड़ा सा पेपर है ना, अरे पेपर है ना, ये उसी का ही पेपर है ना, अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं किया अपन ने ना। हाँ वैसे दिख रहा है, साफ दिख रहा है, तो इंट्रामोलिकुलर, देखो अरे ये है ना, इंग्लिश की हिंदी लिख देता है ना, जैसे हमारे यहाँ तो आरबीएससी में ऐसे लिखते हैं इंट्रामोलिकुलर का मतलब अरे अंत है आणविक, इंट्रा का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, और इंटर का मतलब 2 मॉलिक्यूल के अंदर। तो जो आपके एल्डोल संघनन अभिक्रिया होती है ना, वो इंट्रा भी होती है, एक ही मॉलिक्यूल में भी होती है, और इंटर भी होती है, 2 मॉलिक्यूल के बीच भी होती है, इंट्रा और इंटर। तो ये कह रहा है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल संघनन से गुजरने पर बनने वाला प्रमुख उत्पाद है, यानी ये कह रहा है कि एक ये डाइकीटोन, डाइकीटोन का मतलब अरे एक तो ये है और एक ये है, 2 कीटो ग्रुप है ना, इसलिए डाइकीटोन हो गया ये, और डाइकीटोन भी कौन सा है देखो आप, अरे डाइकीटोन भी कौन सा है ये, देखिए आपकी इच्छा किधर से दिलो नंबर 1 2 3 4 क्यों सम्मित है 5 और ये 6, इसका मतलब 2,5 डाइकीटोन है भैया, अरे कौन सा है 2,5 डाइकीटोन, कौन सा कीटोन है ये 2,5 डाइकीटोन, यानी एक तो 2 नंबर पे है कीटो ग्रुप और दूसरा कितने पे 5 पे, 2,5 डाइकीटोन है ये। तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल संघनन से गुजरने पर, यानी इसमें यदि इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाए आपकी, तो फिर ये कह रहा है कौन सा उत्पाद बनेगा, कहने का मतलब ये है। अरे देखो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करते हैं अपन, ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन देता है, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, क्या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, अरे वो क्या देते हैं, एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं, कौन सी, एल्डोल संघनन अभिक्रिया, कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं, पर उनके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अब इसमें क्या है, 2 अलग अलग के बीच होती है, तो देखो ये अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में भी होती है और क्षारीय माध्यम दोनों में होती है, अम्लीय माध्यम में एनॉल बनता है और क्षारीय माध्यम में एनोलेट बनता है, कोई सी माध्यम में करवा लो, क्षारीय में थोड़ा स्पीड फास्ट हो गया ना, यानी फास्टली हो जाएगा, कौन, एल्डोल कंडेंसेशन। अब एक का एनोलेट बनाते हैं क्षारीय माध्यम में और दूसरे पे अटैक करवाते हैं, लेकिन यहाँ तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, इसका मतलब उसी से एनोल बनेगा, उसी पे ही अटैक होगा, वो कौन सी है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। देखो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, इसको इस वाले को, इसमें देखो एक तो आप कंसेप्ट समझिए ना, देखिए ये वाला कंसेप्ट याद रखना है आपको, कौन सा, अरे ये वाला कंसेप्ट याद रखना है आपको, कौन सा, ये वाला। देखिए कंसेप्ट क्या है सुनिए, अगर मान लो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है ना, और उसमें मान लो आपको एक तो 4 मेंबर रिंग बनती दिखी और एक 6, क्यों यहाँ रिंग बनेगी ना, रिंग फॉर्मेशन हो गया, तब जब भी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होगा ना तो उसमें रिंग का फॉर्मेशन होगा भैया ना। अब यदि आपके 4 मेंबर रिंग बने या 6 बने, या फिर आपकी 8 मेंबर रिंग बन जाए या 6, मान लो 2 पॉसिबिलिटी है, अरे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन के दौरान मान लो एक तो 4 मेंबर रिंग बनने की पॉसिबिलिटी है, एक 6 बनने की पॉसिबिलिटी है, या फिर दूसरी कंडीशन ये हो जाए 1 से 8 है ना, 8 मेंबर रिंग बने 1 से 6,
तो दोनों ही कंडीशन में हम क्या करवाएंगे, अरे 6 मेंबर रिंग बनाएंगे ना। कौन सी रिंग, अरे 6 मेंबर रिंग, ध्यान रखें। तो ये कंसेप्ट आपको लगाना है। दूसरा देखिए, अगर मान लो एक 3 मेंबर रिंग बनने की पॉसिबिलिटी है और एक 5 बनने की पॉसिबिलिटी है, और एक कैसी 7 या फिर 5, भाई 3 और 5 में से, ये 7 और 5 में से कौन सा चयन करना अपन को, अरे 5 मेंबर्ड, कौन सा 5 मेंबर्ड। यानी सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें कंसेप्ट कि 4 और 6 बन रही है या 8 और 6, तो आपको 6 मेंबर बनानी है। 3 5 या 7 5 बनने की संभावना है, तो आपको कौन सी बनानी है, 5 मेंबर रिंग। कौन सी मेंबर्ड, अरे 5 मेंबर रिंग। अब इसको देखिए आप यहां से, मान लो अरे ये सीओ के पास वाला क्या है, ये अल्फा, अल्फा ही होता है ना कार्बन, ये भी कौन सा, अरे अल्फा। अब ये तो इधर वाला अल्फा ले लो या इधर वाला अल्फा ले लो, ये तो एक ही बात है ना, क्यों सम्मित है ये वाला कीटोन। ये डाइकीटोन जो है ना, ये कैसा है, सम्मित। इसका मतलब देखो मैं, अरे यहां से अगर मैं एच हटाता हूं तो इसका एनोलेट बनाऊंगा और मैं अटैक किस पे करवाऊं, इस पे। तो देखना 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग बनने की संभावना है। अरे इससे मैं एच हटाता हूं तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा और ये इस पे अटैक कर जाए, तो देखो रिंग कितने की बनेगी, 1 2 3 4 5, यानी 5 मेंबर रिंग बनने की संभावना है। एक देखो ऐसा भी हो सकता है, कैसा, अरे इधर से ये भी तो अल्फा एच है, तो यहां से मैं एच हटाऊं और इस पे अटैक करवा दूं, तो देखो यहां से कितनी 1 2 3, अरे 3 मेंबर रिंग बन रही है, 1 5, 3 और 5 में से कौन सी बनाएंगे आप, 5। क्यों, 3 मेंबर रिंग है, छोटी है, अरे उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है ना, स्ट्रेंथ का मतलब अरे तनाव, तनाव ज्यादा होता है उसमें, ठीक है ना। अब स्ट्रेंथ की वजह से क्या होता है, अरे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, तो हम तो क्या मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं या लेस मोर, इसलिए 3 की तरफ से अरे नहीं करवाएंगे, इधर से अटैक नहीं करवाएंगे, तो अटैक इधर से करवाएंगे, इधर से करवाएंगे। आई बात समझ। अब अटैक, अब तो कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट अगर आता है तो देखना, आप इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या समझाने के लिए, अरे ये ऐसे लिख दूं, देखो आपको मैं इसको, अरे ये सीओ और ये आपके ऐसे लिख दूं मैं इसको। अब इतने तो आप समझदारी हैं, कितने देखो, अरे ये तो CS3 हो गया, ये CS3 हो गया आपने, ठीक है ना, और ये CO हो गया, उसके आगे CH2 और ये CH2 और इसके आगे आपके ये CO और इधर क्या है ये, अरे CH3। या इसको मैं थोड़ा सा देखो ऐसे बनाऊं, एक सेकंड, अरे इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखो आपके ये CO और ये CH3 हो गया, और ये CH3 है भैया ना, ये वाला, अरे ये CH3 है, ये क्या है, ये CH3। अब देख लो आप, अरे मैंने इसको इस डिजाइन में लिख दिया आपको समझाने के लिए, तो CH3, जैसे मैं नंबरिंग कर दूंगा आपको, ये लोग कंफ्यूजन नहीं होगा। अरे इसको मैंने 1 नंबर दे लिया, इसको 2 3 4 5, और ये कौन सा आपका 6, या ऐसे लिख दू, ये लो, ये कौन सा आपका 6 हो गया, हो गया ना। देख लो वो 2 और 5 पे क्या है, कीटोन है। अब हम करते क्या है, यहाँ एक तरफ से H निकालते हैं, किधर से अल्फा H निकालते हैं, तो अल्फा H कौन सी निकालनी है अपन को, अरे ये वाली निकालनी है, इधर वाली निकाल लो, एक ही बात है, ये निकालो चाहे वो निकालो, एक ही बात है ना। इसका मतलब मैं यहां से निकाल दूं क्या, अरे अल्फा H निकाल दूं यहां से। अब जैसे ही मैं अल्फा H निकालूंगा यहां से, देखना आप, अरे जैसे ही मैं अल्फा H निकालूंगा तो ये तो हट गया यहां से, और इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखो आपके लिए समझाने के लिए कि इस पे क्या आएगा आपके, अरे इस पे क्या आएगा आपके, ये CH2, यहां से जैसे ही H प्लस निकलेगा और इस पे क्या आएगा, अरे नेगेटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। आएगा या नहीं आएगा, अरे अल्फा H निकलेगी। क्यों, ये हम कौन से मीडियम में कराते हैं, अरे ये अभिक्रिया है ना आपके, अरे ये बेसिक मीडियम में करवा रहे हैं अपन, ठीक है ना। एसिडिक में भी हो जाती है, वहां एनॉल बनता है आपके, यहाँ एनोलेट बनता है। तो बेस क्या करेगा यहां से, अरे यहां से इस अल्फा H को ले गया ना, इस अल्फा H को ले गया बेस, अरे बेस क्या कर रहा है, इस अल्फा H को यहां से ले जाएगा, ये वाला जो अल्फा H है ना इसको ले गया, तो जैसे अल्फा H जाएगी तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये रिजोनेंस दिखाता है, देखो ऐसे, अरे ये इधर और ये इधर, ऐसे रिजोनेंस दिखाता है, ठीक है ना। लेकिन अब ये क्या करेगा, अरे इस पे अटैक करेगा, किस पे, इस वाले कार्बोनिल पे अटैक करेगा, इस वाले पे, और जैसे ही इस पे अटैक करेगा, अरे जैसे ही इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे,
बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे आपके ऑक्सीजन की तरफ, जाएंगे या नहीं? और जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो देखना आप, अरे ये बनेगा क्या, कैसे, ये CO और ये देखिए आप, ये ऐसे, ठीक है ना, और ये ऐसे है, ये आपके CH2, ठीक है भाई। और CH2 ने किस पे अटैक किया, अरे इस पे अटैक किया, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आए तो डबल का सिंगल हो गया ना, O पे क्या आ गया आपकी, नेगेटिव चार्ज आ गया क्या, और एक इससे क्या जुड़ा हुआ है, अरे एक CH3 जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा यहां से, अरे आगे क्या होता है, यहां कोई H+ आके जुड़ जाएगा सॉल्यूशन से, H+ आके जुड़ जाएगा इसके ऊपर, और जैसे ही H+ आके जुड़ेगा सॉल्यूशन से तो ये क्या हो गया, अरे ये OH में कन्वर्ट हो गया ना, O-H+, तो क्या बनेगा ये, अरे ये OH बनेगा क्या, बनेगा या नहीं? और देखो जिसको अपन क्या कहते हैं, अरे ये तो अल्फा, सॉरी भाई, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा वो अल्फा, और अगला क्या है बीटा, अरे ये क्या बन गया आपकी, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया ये, अरे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो वहां बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल या बीटा हाइड्रोक्सी, सॉरी बीटा हाइड्रोक्सी मतलब कार्बोनिल यौगिक बनता है। अब कार्बोनिल यौगिक में अगर एल्डिहाइड है तो उसको एल्डोल बोलते हैं, और अगर कीटोन है तो उसको कीटोल बोलते हैं। और एल्डोल शब्द इतना फेमस है ना कि कीटोल के लिए भी हम कौन सा शब्द काम में लेते हैं, एल्डोल। अरे तो ये एल्डोल बन गया, ठीक है ना, है तो कीटोल ये, पर एल्डोल शब्द ज्यादा फेमस है, इसलिए अभिक्रिया का नाम क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं इसको, अरे इसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म करते हैं तो क्या है कि अल्फा से तो H और बीटा से OH निकल जाएगा, और दोनों के बीच क्या बनेगा, अरे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ऐसे देखो कि इधर से तो क्या हटेगा आपके, अरे ये OH ऐसे हटेगा ना, हटेगा या नहीं, और इधर से क्या हटेगा, H हट जाएगा, और दोनों के बीच क्या आ जाएगा, अरे डबल बॉन्ड आ जाएगा ऐसे, अरे दोनों के बीच क्या आ जाएगा आपके, डबल बॉन्ड आ जाएगा ऐसे, आएगा नहीं आएगा, तो उसको मैं आगे लिख देता हूं, देखो आपको, ये लीजिए, ठीक है ना। तो मैंने इसको हीट कर दिया, और जैसे ही इसको हीट करेंगे आप तो यहां से जल का अणु बाहर हो जाएगा, किसका, अरे जल का अणु आपके बाहर हो जाएगा ना, और इससे बनेगा क्या आपके, अरे ये बन जाएगा, देखो ये बन गया क्या, देखना आप, अरे ये तो रिंग बन गई आपकी, और यहां से ये तो हट गया, और ये डबल बॉन्ड आ गया, और इधर क्या आएगा आपकी, अरे CH3 आएगा आपकी। ये फाइनल आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट। अब ये चेक कर लीजिए आप, ये कहां मिल रहा है आपको, देखिए ये कहां मिल रहा है आपको, अरे इसको देखिए आप कहां मिल रहा है, देखना कैसा होना चाहिए, 5 मेंबर होना चाहिए। अरे 5 मेंबर है ये, देखो आपके 5, अरे 1 2 3 4 और ये 5 मेंबर होना चाहिए, और डबल बॉन्ड कहां, 2 नंबर पे होना चाहिए। तो देखना 5 तो ये रहा, और 5 ये रहा, इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी, ये 6 वाला नहीं होगा, 6 वाला नहीं होगा। यानी आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। अब देखिए यहां से देखें अगर, तो 1, ये 2 और ये 3, ये 4 और ये 5, वही हमारा। लेकिन यहां देखिए आप, अरे 1 2 3, या ऐसे कर लो 1 2 3, डबल बॉन्ड 3 नंबर पे आ रहा है, जबकि हमको कितने पे चाहिए, अरे 2 नंबर पे, इसलिए ये क्या हो गया आपका गलत। तो सबसे पहला काम तो क्या है आपका, अरे जब भी आपको इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन दे ऐसा, तो आपका सबसे पहला काम क्या है कि आप पहले तो ये देखो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में कि वो जो आपको कीटोन दे रखा है डाइकीटोन, उसमें से देखो उसके दोनों तरफ अल्फा H है। अब दोनों तरफ अल्फा H है तो आप देखो कि दोनों तरफ से H+ निकालो और अटैक करवा के देखो। अब अगर आपको 4 या 6 या 8 6 में से है ना बढ़ता दिखे तो आपको 6 बनानी है, और 3 5 या 7 5 में से है ना जो कॉम्बिनेशन आपको देखना है वो कौन सा देखना है, 5। इसके आधार पर मैंने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आपको इस क्वेश्चन को विद कंसेप्ट सॉल्व कर दिया। आपको ये कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है ना, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब देखिए आप आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके एटॉमिक है ना, मॉडल दे रखे हैं आपके, है ना। तो इसमें से दे रखा है आपको, देखो He+ आयन, कौन सा आयन, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, देखिए He+ आयन के लिए बॉहर है ना, ये बॉहर है ना, इंग्लिश में लिखा रखा है बॉहर। इसकी पहली कक्षा का मतलब, अरे n का मान 1, क्यों,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बताता है? कक्षा या कोष को बताता है। किसको बताता है? कक्षा या कोष को। यानी n का मान 1 कह रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है? अरे माइनस का 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी He प्लस आयन है, उसकी है ना जो मतलब बोहर मॉडल जो दे रखा है ना, अरे बोहर की जो पहली कक्षा है आपके ना, यानी He प्लस आयन के लिए बोहर की पहली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है, ठीक है ना। अरे बोहर मॉडल से अपन निकालते हैं ना इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की मतलब इलेक्ट्रॉन जिस है ना कक्षा में चक्कर लगा रहा है उसकी त्रिज्या, और इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है उसका वेग, ये तीनों चीजें अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि He प्लस आयन के लिए ये जो पहली कक्षा है इसमें एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी है। तो ये कह रहा है He प्लस आयन की बोहर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संभावित उत्तेजित अवस्था है। अरे उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या होता है? मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा हुआ है n बराबर 1 में, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहां है। अब यहां से क्या, अरे ये 2 में 3 में 4 में 5 में 6 में, अपन को पता है अनंत तक कोष होते हैं। तो ये कोई से कक्षा में चला जाए, अरे इससे इसमें जाए, चाहे इसमें जाए, चाहे इसमें जाए, चाहे इसमें जाए, कोई सी में चल जाए, ये सारी क्या है इसकी? अरे ये उत्तेजित अवस्था है भैया ना। ये तो कौन सी अवस्था है? n बराबर 1 वाली तो कौन सी है? अरे इसकी मूल, या इसको हम क्या बोलते हैं? आद्य अवस्था। कौन सी अवस्था? अरे मूल या आद्य अवस्था, ग्राउंड स्टेट। और ये सारी जो अवस्थाएं है ना, अरे ये कौन सी हैं? उत्तेजित। कौन सी अवस्थाएं हैं भाई? उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट। तो ये कह रहा है कि He प्लस आयन के लिए उसकी पहली कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी ऊर्जा तो इतनी है। अब ये कह रहा है इसे He प्लस आयन के लिए कौन सी उत्तेजित अवस्था संभव है, यानी संभावित उत्तेजित अवस्था कौन सी हो सकती है। इसका मतलब अरे ये इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से 2 में जाए, भाई n बराबर 2 या नहीं, या 3 में जाए आपके, या 4 में जाए, कोई सी में जाए। तो मान लो जैसे 2 में जा रहा है, तो इतनी ऊर्जा अगर यहाँ पे है तो इसका मतलब 2 में, उसके लिए संभावित जो उत्तेजित अवस्था है वो कौन सी? 2 हो सकती है। भाई ये ऊर्जा में से मैच करना है आपको, यानी ऊर्जा में से आपको क्या करना है? मैच करना है कि किसके लिए, मतलब जैसे मान लो तीसरे के लिए एनर्जी कितनी है, दूसरी की एनर्जी कितनी है, तो इसमें सबकी एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तभी जाके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि भाई जो एनर्जी यहाँ मैच कर जाएगी उसी में वो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, देखो ये किसी ने ना पेपर सॉल्व भी कर रखा है, जिससे लिया है उससे। देखिए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? अरे माइनस का 13.6, और ये होता है आपके जेड स्क्वायर अपॉन, अरे जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपका। और हमको पता है जेड, अरे जेड तो कितना है? जेड तो फिक्स है, हीलियम आयन दे रखा है ना, हीलियम के लिए जेड कितना है? 2, ठीक है ना। अब हम एन का मान चेंज करते चलते हैं बस। एन बराबर 1 के लिए तो है ना, अरे एन बराबर 1 की ऊर्जा तो इसने दे रखी कितनी भाई? एन बराबर 1 की ऊर्जा तो इसने दे रखी है ना हमको कितनी, ये तो कितनी आ रही है इसके पास? ये तो आ रही है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो मूल अवस्था की ऊर्जा है। अब मान लो अगर ये दूसरे एनर्जी लेवल में चला जाए, तो वो भी जिसकी उत्तेजित अवस्था है उसकी एनर्जी देख लेते हैं अपन। देखिए उसकी निकालोगे आप एन बराबर 2 की, तो कैसे निकालेंगे भाई? माइनस का 13.6 तो ऐसे कैसे रहेगा आपकी? अरे माइनस का 13.6 तो ऐसे की ऐसे ही रहेगा आपकी। और जेड स्क्वायर का मतलब क्या है? अरे जेड कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर कर लो आप। और नीचे एन भी कितना है? अरे एन बराबर भी 2 है ना, तो एन बराबर भी 2 रख दो आप, तो 2 का स्क्वायर। तो ये तो कट गया, तो आया क्या हमारे पास आंसर? अरे माइनस का 13.6 आया, और ये कितना था? माइनस का 54.4। इसका मतलब दूसरे में तो उत्तेजित नहीं होगा, यानी दूसरा जो कोष है या दूसरी कक्षा है वो इसके लिए उत्तेजित अरे अवस्था नहीं हो सकती है ना। क्यों? उसकी एनर्जी तो इधर मैच कर ही नहीं दे रहा। अरे कर रही है मैच, ये माइनस का 1.36 से भी है ना, 13.6 नहीं। और ये आंसर है ना, अरे आता किसमें ये? अरे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। अब इसका मतलब यहां से मैच नहीं कर रहा, तो आप तीसरे की निकाल के देखें। तो तीसरे की जैसे ही आप निकालेंगे तो देखना कैसे निकालेंगे। एन बराबर 3, अरे एन बराबर 3 रखेंगे अपन, तो वही माइनस का 13.6 इंटू ये कितना होगा? जेड स्क्वायर। तो जेड तो फिक्स है, देखो 2 का स्क्वायर, और एन स्क्वायर, एन कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर कर लो आप। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, अगर 9 से इसको काटे अपन तो 9 एकम 9, 4 बचा, ये 0.6 है ना, अरे 9 का भाग लगेंगे ना 9 का, तो ये कितना? 9 एकम 9, 4 बच गया ना, और 9 पंजे 45, यानी लगभग 1.5 से थोड़ा ऊपर 45, 1 बच गया ना, फिर 0 आ जाएगी ऐसे। पर लगभग मान लो 1.5 माने अपन,
और वो 2 दूनी 4, तो ये लगभग कितना हो रहा है, अरे माइनस का 6 हो रहा है आपके ना, माइनस का 6 हो रहा है। तो इधर देखो मैच कर रही है क्या, अरे देखो ये तो 1.70 मैच नहीं कर रहा, 1.36 मैच नहीं कर रहा, 6.04 हमारा 6 आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा आएगी वैल्यू, इसलिए उससे गुना होगी, तो ये भी थोड़ा सा अरे ज्यादा हो जाएगी। ये 6.81, 81 नहीं होगी भाई, अरे 81 नहीं होगी। देखो आप एग्जैक्ट भी करें तो 9 पंजे 45, 1 बच गया ना, फिर आपकी 0 लगेगी, और फिर 9 एकम 9, 4 से गुना होगी तो ये 6.0, अरे 4, 6.04 होगा क्या, 4 एकम 4, 0, 4 से गुना कर लो 4, और ये 0, और 4 पंजे 20, 4 से गुना करते हैं ना इसको, देखिए 4, 0, 0, और 4 2 6, ऐसे हो जाएगा 6.004 ऐसे लगभग, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा है हमारा, ये, ना कि ये गलत है। जैसे 4 की भी निकाल के देख लो आप, देखो 4 की कहीं किसी की हो रहा हो इस तरह ना, 4 की, अरे 3 से ही देख लो ना यार, 3 से हो गया, 4 की निकाल के देख लो आप, n बराबर 4 रख लो, n बराबर 4 रखेंगे आप तो माइनस का 13.6, और ये कितना होगा, अरे ये तो 2 का स्क्वायर फिक्स है, और ये 4 का अरे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो इसको काटेंगे आप तो कितना, ये 4 बार कटेगा, और 4 का भाग लगेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, और 4 चौक 16, यानी माइनस का 3.4 हो रहा है, माइनस का 3.4, तो माइनस का 3.4 तो है नहीं है क्या, ये तो हमारा इससे मैच कर रहा है। तो इसने हमसे यही कहा है कि हीलियम का जो आयन है ना, वो बहुत त्रिज्या में चक्कर लग रहा है, तो उसकी एनर्जी कितनी है, जब पहले उसमें है ना, पहले कोष में है वो, यानी ग्राउंड स्टेट में है, मूल अवस्था में है, तब तो एनर्जी माइनस का 54.4 है, तो वो किस अवस्था, मतलब कौन सी अवस्था उसके लिए उत्तेजित हो सकती है, तो हमने क्या किया, उससे ऊपर वाली जितनी अवस्थाएं थी उनके लिए एनर्जी निकालना स्टार्ट कर दिया, जिससे मैच कर जाएगा, वो संभावित उसकी उत्तेजित अवस्था हो सकती है, और जहां मैच नहीं कर रहा वो नहीं हो सकती। तो मैच कहां किया है, अरे मैच इसमें किया है, इसमें, ठीक है ना, यह मैच कर रहा है, तो ये इसकी संभावित उत्तेजित अवस्था हो सकती है, किसकी, हीलियम प्लस आयन की, ठीक है ना। इस तरीके से सवाल था ये आपका। आगे क्वेश्चंस, हाँ कंप्लीट हो गया ना। अब देखिए अब अगला, ये 55 हो गया आपके, अगला देखिए ये 56, ये 56 देखिए, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है ऐसे कैसे, है ना, अरे ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है ऐसे कैसे, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है ऐसे कैसे, देखिए आपको नहीं दिख रहा, मैं इसको बना दूं, देखो आपको एक बार ऐसे, आपको ऐसे बना रखा है इसने, देखिए इस तरीके से आपके एनसीईआरटी में दे रखा है ऐसे, और इसकी रिएक्शन किससे करवा रखी है इसने, अरे HCl से करवा रखी है, और ये कह रहा है कि ए जो बनेगा ये कैसा है भाई, अरे ये मुख्य है ना, यानी इसमें मुख्य उत्पाद ए क्या बनेगा, और फिर क्या कह रहा है ये, अरे इसकी रिएक्शन करवा रहा है ये किससे, AgCN से करवा रहा है, किससे, AgCN से, यानी सिल्वर का साइनाइड है, किसका, अरे सिल्वर का साइनाइड है, AgCN से, AgCN, AgCN, ठीक है ना। तो ये कह रहा है ये जो बी बनेगा ना, अरे ये बी क्या होगा, यानी बी जो मुख्य उत्पाद बनेगा वो क्या होगा आपके, तो देखिए यहां से आपको इतना तो समझ में आ ही रहा है कि ये एक तरीके से क्या है, अरे इसको मैं हटा दूं, ये एल्कीन होगी आपकी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, उस पर HCl का योग हो रहा है, अरे एल्कीन पर HCl का योग है, ये एल्कीन पर HCl का योग, और हमको पता है एल्कीन हो एल्काइन हो उस पर है ना HX का योग, या जिसका भी योग करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग करवाते हैं, तो मार्कोनिकॉफ के नियम से योग होता है ना, किससे, मार्कोनिकॉफ के नियम से, और मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि ऋणात्मक भाग वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो, लेकिन यहां तो देखो अरे इस कार्बन पे भी जुड़ सकता है और इस पे भी जुड़ सकता है, ये दोनों ही कार्बन है ना, और यहां तो देखो अरे इसके पास भी एक हाइड्रोजन है और इसके पास भी क्या है, एक ही हाइड्रोजन है, तो मार्कोनिकॉफ का नियम तो क्या कहता है कि ऋणात्मक भाग वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम, तो यहां तो दोनों तरफ ही एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब इससे तो डिसाइड हो नहीं रहा, लेकिन मार्कोनिकॉफ का जो है ना ये ओरिजिनल कंसेप्ट है ना, वो क्या है आपका कि
इसमें मध्यवर्ती क्या बनता है, अरे कार्ब धनायन बनता है आपके ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है ना, उसमें मध्यवर्ती क्या बनता है आपके, अरे इंटरमीडिएट बनता है ना, वो कार्बोकैटायन बनता है ना, क्या बनता है, कार्बोकैटायन। अगर आपको इसकी मैकेनिज्म याद हो तो, हाँ जी, अगर आपको इसकी मैकेनिज्म याद हो ना, तो इसमें मध्यवर्ती क्या बनेगा, अरे मध्यवर्ती क्या बनेगा बच्चों, कार्ब धनायन, मध्यवर्ती कार्ब धनायन, किसमें, कार्ब धनायन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कार्ब धनायन ये बनता है, कौन सी रिएक्शन में, अरे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के दौरान मध्यवर्ती क्या बनता है, कार्ब धनायन। और हमको पता है जिसका मध्यवर्ती ज्यादा स्थायी, अरे उसी की क्रियाशीलता ज्यादा होती है और वो ही मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है, ध्यान रखें ना भाई, जिसका मध्यवर्ती ज्यादा स्थायी, मान लो एक 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, एक 2, तो 2 की स्टेबिलिटी ज्यादा किससे, 1 से, इसलिए मुख्य उत्पाद 2 से बनेगा, 1 से माइनर बनेगा भैया ना, अल्प उत्पाद, हिंदी में कहो तो अल्प उत्पाद। तो यहां से देखो आप, अरे अगर आप ऐसा कर दें इसको, मान लो आपने इलेक्ट्रॉन अरे इधर घुमा दिए, इधर भाई कार्बोकैटायन बनाना ना, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये कौन सा, अरे ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन गया भैया ना, कौन सा, बेंजाइलिक, और इसमें रिजोनेंस मिलेगा आपकी, कौन सा, रिजोनेंस अनुनाद मिलता है किसमें, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन में। तो ये तो कैसा है, मोस्ट स्टेबल है। और अगर आपने ऐसे घुमा दिए, मान लो ऐसे, कैसे, अरे ऐसे घुमा दिया आपने, मान लो ऐसे घुमा दिए, तो प्लस चार्ज कहां आएगा, यहां आएगा। और ये तो कैसा है, अरे 2 डिग्री कार्बोकैटायन हुआ ही, 2 डिग्री की स्टेबिलिटी तो कम है किससे, बेंजाइलिक से, बेंजाइलिक में अनुनाद है, 2 डिग्री में अनुनाद थोड़ी ना है, या तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगा सकते हैं आप चाहें तो ना, ये प्लस आएगा, तो यहां से अल्फा एच और इधर से भी अल्फा एच, एक तरफ रिजोनेंस लग रहा है, एक तरफ हाइपर। तो रिजोनेंस कैसा होता है, अरे डोमिनेंट होता है किस पर, हाइपर कॉन्जुगेशन पर। इसका मतलब क्या होगा, अरे ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं घूमेंगे, ठीक है ना, इधर नहीं घूमेंगे, तो ये इधर नहीं बनेगा, किधर घूमेंगे, इधर घूमेंगे ना, किधर, अरे इधर घूमेंगे, तो ये बन जाएगा आपके कौन सा, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा, कौन सा, अरे बेंजाइलिक, ये क्या बन गया बच्चों आपके, बेंजाइलिक कार्बो, अरे कैटायन, यानी बेंजाइलिक कार्ब धनायन बन गया। Cl में से देखो, अरे H प्लस जाके कहां जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जब इधर घूमे तो H प्लस यहां जुड़ जाएगा, और उस पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया आपकी, यानी ऐसा, अरे ये ऐसा हो गया ना आपकी, ए जो है आपकी वो ऐसा हो गया, कैसा, ऐसा, कि या तो H जुड़ गया आपका जाके, और इस पे क्या आ गया, प्लस चार्ज, तो फिर Cl कहां जुड़ेगा, जहां प्लस आ रहा वहीं Cl जुड़ेगा, ठीक है ना। अरे न्यूक्लियोफाइल कहां जुड़ेगा, इस नेगेटिव चार्ज वाले के ऊपर ही जुड़ेगा, तो Cl कहां जुड़ जाएगा, अरे यहां जुड़ जाएगा, कहां, यहां, तो ये ए तो ये बन गया आपका ये वाला, ए तो बन गया आपका ये लो ऐसा बनेगा ए आपका ऐसा, अरे बनने वाला है, ये लो ये बन गया ए। अब देखो हमको पता है क्या, अरे हमको क्या पता है बच्चों, देखिए कि जो AgCN है ना ये, अरे ये कोवेलेंट नेचर का भी है ना, ये AgCN कैसा है, अरे ये सह संयोजक प्रकृति का है, कोवेलेंट नेचर का है, इसलिए कोई सोच रहा है कि AgCN तो कैसे टूट जाएगा, Ag प्लस CN माइनस में, ऐसे नहीं टूटेगा ये, अरे KCN होता है इसकी जगह तब तो टूट जाता है, कोई ऐसे सोच रहा है ना कि Ag प्लस प्लस CN अरे माइनस ऐसे टूट जाएगा, तो वो गलत सोच रहा है। अरे वो क्या सोच रहा है बच्चों, गलत, क्यों, ये कैसी नेचर का होता है, अरे ये सह संयोजक नेचर का होता है, तो ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां किससे अटैक होगा, अरे यहां ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, इससे अटैक करेगा ये, किस पे, अरे इस पे अटैक करेगा जहां हेलोजन है वहां, और यहां से Cl को क्या कर देगा ये, अरे रिमूव कर देगा, Cl को हटा देगा, और Cl को हटाएगा तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अरे ये एनसीईआरटी में है, अब इतनी सी तो देखो आपको आनी चाहिए, ये यहां से हटेगा और नाइट्रोजन के थ्रू अटैक हुआ भैया ना, किसके थ्रू, नाइट्रोजन के थ्रू, तो क्या बन गया, एनसी आइसोसाइनाइड, क्या बना, आइसोसाइनाइड। अगर ये केसीएन होता तो केसीएन तो आयनिक नेचर का होता है, वो टूट जाता के प्लस और सीएन माइनस में, फिर कार्बन अटैक करता तो साइनाइड बनता। तो ध्यान रखें, केसीएन या एनएसीएन दे दिया तो साइनाइड, और अगर एजीसीएन दे दिया तो फिर आइसोसाइनाइड। तो आप देख लीजिए यहां से ऐसा कहां दिख रहा है, देखो एनसी दिख रहा है,
एनसी तो यहां भी है, अरे आइसोसाइनाइड तो ये भी है, इसका मतलब साइनाइड तो नहीं बनेगा, ये तो गलत हो गया दोनों। अब बनेगा आइसोसाइनाइड, तो आइसोसाइनाइड इधर भी है, आइसोसाइनाइड इधर भी है, लेकिन कौन सा, अरे ये वाला सही है, कौन सा वाला, ये वाला, क्यों देख लो ना, ये तो जुड़ रहा है एनसी भाई, जिधर से अरे क्लोराइड हटेगा उधर ही तो ये जुड़ेगा, ये नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी भाई। ये तो कौन सी थी, यहां से यहां तक वाली, अरे ये तो थी आपकी कौन सी, ये तो थी आपके ईएआर, ये तो आपके कौन सी है, ईएआर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और ये कौन सी है आपकी, अरे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है भैया ना, कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने ना, एनएसआर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ईएआर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, वहां योग हुआ है या प्रतिस्थापन हुआ है, तो फाइनल प्रोडक्ट कौन सा हो गया हमारा, आइसोसाइनाइड, और वो भी कहा, अरे बेंजीन रिंग के पास वाले कार्बन पर, यानी बेंजाइलिक कार्बन पर ही आया है, तो बेंजाइलिक तो कौन सा, ये बेंजाइलिक नहीं है, अरे बेंजाइलिक तो ये वाला है, ये वाला आपके बेंजाइलिक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, ये, ठीक है, राइट आंसर कौन सा है बच्चों हमारा, ये। अगला देखिए आप, अभिकथन ए और उसका रीजन दे रखा है आर, अभिकथन ए और उसका रीजन क्या है, आर, ठीक है ना। देखिए क्या दिया है, एनिलीन का सल्फोनेमाइड व्युत्पन्न, एनिलीन का सल्फोनेमाइड व्युत्पन्न क्षार में घुलनशील है, एनिलीन का सल्फोनेमाइड व्युत्पन्न क्षार में घुलनशील है, अरे ये कौन सा टेस्ट है आपकी, अरे ये हिंसवर्ग टेस्ट है भैया ना, कौन सा टेस्ट है, हिंसवर्ग टेस्ट, हिंसवर्ग परीक्षण है ये ना, हिंसवर्ग रिएजेंट काम में लेते हैं हम, बेंजीन सल्फोनेट क्लोराइड ऐसा, अरे ऐसा काम में लेते हैं हम, ये एक सेकंड, इसको मैं ऐसे बनाता हूं, अरे ये ऐसा देखो, चलो मैं ऐसा बना दूं यहां, ये लो, अरे ये बेंजीन और ये सल्फोनिल, बेंजीन और ये क्या है आपके सल्फोनिल और ये क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को क्या कहते हैं, हिंसवर्ग रिएजेंट कहते हैं इसको। अरे कौन सा रिएजेंट बच्चों, हिंसवर्ग रिएजेंट, भाई ये तो हिंसवर्ग रिएजेंट है, और हिंसवर्ग रिएजेंट क्या करता है, अरे इसकी सहायता से हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में क्या करते हैं बच्चों, अरे विभेदन करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में क्या करते हैं, विभेदन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, किससे, हिंसवर्ग रिएजेंट की सहायता से। तो टेस्ट का नाम क्या हो गया, हिंसवर्ग टेस्ट। तो ये कह रहा है एनिलीन का सल्फोनेमाइड व्युत्पन्न, अरे एनिलीन जो है ना, ये एनिलीन ऐसा देखो आप, अरे मैं इसको ऐसा लिख दूं ना, ये आपके एनिलीन को ऐसे लिख दूं मैं, और इसकी अभिक्रिया किससे, अरे हिंसवर्ग अभिकर्मक से करवाओगे आप, तो हिंसवर्ग अभिकर्मक ऐसा है आपका, ये हिंसवर्ग अभिकर्मक है आपकी ऐसा, ये आपके दे रखा है 12th क्लास एनसीईआरटी में दे रखा है ना, गैब्रियल वो सॉरी रासायनिक गुणधर्मों में दे रखा है हिंसवर्ग ना, अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया किसकी, एमीन की। तो एमीन में क्या ले रहा है, ये एनिलीन ले रहा है, तो क्या होगा, अरे इधर से H इधर से Cl, ये बाहर हो जाएगा, और इसको मैं ऐसे लिख दूं ना कि ये कैसा, अरे ये एनिलीन कैसा आपका 1 डिग्री एमीन है, और यहां से क्या, ये नाइट्रोजन और इस पे ये H लगा हुआ है, इसको मैं ऐसे दिखा दूं आपको, और ये S डबल बॉन्ड O, और ये आपका, अरे इसी का ही नाम क्या है आपके, अरे इसी का ही नाम क्या है बच्चों, अरे ये ही सल्फोनेमाइड है आपके, ये ही क्या है, सल्फोनेमाइड, अरे ये ही सल्फोनेमाइड है आपके, है ना, क्या है ये, सल्फोनेमाइड, सल्फोनेमाइड, ये ही क्या है आपके, सल्फोनेमाइड है ना, यानी वैसे तो पूरा तो नाम क्या है, अरे एन पे फेनिल है, तो एन फेनिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, पूरा नाम तो ये है। ये क्षार में विलय होता भी है ना, अरे इसको क्षार में डालते हैं ना, इसको, ये क्षार अगर इसमें डाला या इसको क्षार में डाल दिया, तो ये क्षार में कैसा है, विलय, अरे क्षार में कैसा है, विलय। उसका कारण क्या है, अरे इसके पास जो है ना ये एन फेनिल बेंजीन सल्फोनेमाइड बना है, किससे, एनिलीन से। ये वाला H कैसा है इसमें, अरे ये वाला H बच्चों एसिडिक है, कैसा है ये, एसिडिक। कारण
क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है ना आपकी, ये अरे ये वाला ग्रुप, ये कैसा है, अरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप, इसलिए इसको एसिडिक बना देते हैं इस H2। तो ये एसिड और ये क्या है, अरे बेस, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी ना आपकी, अरे अम्ल क्षार अभिक्रिया हो जाएगी, इसलिए क्षार में घुल जाएगा ये। तो ये क्या कह रहा है, एनिलीन का सल्फोनेमाइड उत्पन्न क्षार में घुलनशील है, बिल्कुल सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। 2 डिग्री अगर आप एमीन लेते हैं तो फिर वो क्या बनाएगा, एनएन डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाएगा आपके, लेकिन वहां नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए बढ़ तो गया वो, पर वो क्षार में विलय नहीं होगा। और अगर मान लो क्या 3 डिग्री एमीन ले लिया तो वो तो हिंसबार्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया ही नहीं करता, तो फिर क्या तीनों एमीन में क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया ना, एक ने क्या बनाया, सल्फोनेमाइड बनाया, दूसरे ने बनाया, पर ये क्षार में घुल गया, ये नहीं घुला, तीसरा अभिक्रिया नहीं कर रहा, तो तीनों में क्या हो गया, आपके डिफरेंशिएशन हो गया, विभेदन हो गया। तो आपसे पूछ सकता है बिल्कुल, है ना, तो इसका मतलब ये सही है। दूसरा, सल्फोनेमाइड क्षार में जल अपघटित हो जाता है, अरे ये एसिड बेस दोनों रिएक्शन कर रहे हैं ना, अरे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, लवण, और साथ में जल, तो जल अपघटन हो गया ना इसका। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, रीजन सही है आपके, वो स्टेटमेंट है, ये रीजन है, यानी वो कथन ये कारण है। तो देखो ए सत्य है, ये तो सही है, लेकिन आर असत्य है, गलत। ए और आर दोनों असत्य है, गलत, दोनों ही सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल सही है। आर, अरे सल्फोनेमाइड क्षार में क्या हो गया, जल अपघटित हो गया ना, इसलिए क्षार में घुल गया ही, तो ये एसिड कह रहा है ये घुलनशील है, तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही है, और आर ए की क्या कर रहा है, अरे सही व्याख्या कर रहा है। ये आंसर गलत है भैया, किसी ने दिया नहीं पहले, ये गलत आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आपको एनसीईआरटी अच्छे से, है ना, एनसीईआरटी में पकड़ अच्छी मजबूत होनी चाहिए आपकी, ना, पकड़ मजबूत होनी चाहिए। अगर एनसीईआरटी आपकी अच्छी है, देखो एनसीईआरटी सारे कोई से कॉम्पिटिशन एग्जाम ले लो आप, सबके लिए काम की है। एनसीईआरटी देखने में छोटी सी, बाकी उसको पढ़ते हैं ना तो काफी कुछ उसमें दे रखा है आपके, ना, काफी कुछ नहीं बहुत कुछ, काफी कुछ नहीं बहुत कुछ दे रखा है, ठीक है ना। तो ये देखो आपके काम है ना, फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएंगे आपकी, आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम निकाली ना आपकी, अरे केमिस्ट्री में तो 177 पोस्ट है, 177 पोस्ट है ना आपकी बार, तो काफी अच्छी पोस्ट है, काफी अच्छी पोस्ट है। पिछली बार तो है ना बहुत कम थी, 33 थी अपनी केमिस्ट्री की, सॉरी 33 क्या 36 थी शायद, 36 बहुत कम थी। इस बार तो फिर भी अच्छी है ना, 177, इतनी तो पहले भी नहीं थी, 2022 में भी नहीं थी, उसमें भी 125 थी, लेकिन इस बार तो ना काफी अच्छी। अगला देखिए क्वेश्चन सब, ये हो गया, मैंने आपको विद कंसेप्ट बिल्कुल समझा दिया आपको ना, ठीक है। चलिए देखिए आगे वाला लेते हैं, आगे वाला क्वेश्चन है आपके ये 57 हो गया ना, 57 बिल्कुल, 58 देखिए आप, अच्छा सवाल है ये भी, देखो आपकी, अरे ये सवाल भी अच्छा है, ये सवाल भी आपके अच्छा है ना, थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा बड़ा करता हूं, देखिए ये सवाल भी आपके अच्छा है। देखिए आणविक सूत्र क्या दे रखा है आपको, आणविक सूत्र C6H वाला एक यौगिक X है, कोई दिक्कत नहीं है। ओजोनोलिसिस, अब देखिए आपको जितनी भी है ना, अरे इंग्लिश बोलते हैं अपन ओजोनोलिसिस या ओजोनोलाइसिस बोल सकते हैं आप, अब इसने हिंदी नहीं लिखी ऐसे, अपन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ओजोनी अपघटन, क्या बोलते हैं इसको, ओजोनी अपघटन। तो कोई हिंदी के भरोसे अगर बैठा है, ये हमारा इसका एग्जाम देने के लिए बिल्कुल मुझे है ना प्योर हिंदी मीडियम चाहिए, प्योर नहीं मिलेगा ना, उसको इंग्लिश आनी चाहिए, और देखो इंग्लिश तो आनी चाहिए आपके, स्टैंडर्ड बुक्स है वो सारी इंग्लिश मीडियम में है ना, अब वैसे भी देखो इंग्लिश मीडियम का जमाना है, हाँ अरे जमाने के साथ मत चलो वाली, लेकिन फिर भी अपन को रोजगार के लिए तो इंग्लिश आनी चाहिए। क्यों इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज बना रखा है, अगर हिंदी हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज होती तो फिर तुमको कोई दिक्कत ही नहीं थी ना, हम हिंदी को ही है ना काम में लेते बिल्कुल प्योर, तो हिंदी भी आनी चाहिए आपको, क्यों, अरे हमारे देश की लैंग्वेज हिंदी है ना, तो हिंदी पे गर्व होना चाहिए हमको बिल्कुल, लेकिन इंग्लिश भी साथ में आनी चाहिए, यानी एक तरीके से सहायक मान लो उस लैंग्वेज को, सेकेंडरी इंग्लिश अपने लिए, ठीक है ना। देखिए आणविक सूत्र C6H वाला एक यौगिक है, ओजोनोलिसिस पर इसका ओजोनी अपघटन करवाते हैं तो B और C बनता है, अरे ये एक X है और इसका क्या करवा रहा है, ये ओजोनोलिसिस करवा रहा है, ओजोनोलाइसिस। अरे ओजोनोलाइसिस में क्या करते हैं हम, पहले ओजोन से अभिक्रिया करवाते हैं और फिर अरे जिंक की प्रेजेंस में क्या करवाते हैं बच्चों, अरे जल अपघटन करवाते हैं। ये अभिक्रिया कौन सी है आपकी, अरे ये ही ओजोनोलिसिस है, यही कौन सी अभिक्रिया है, ओजोनी अपघटन,
अगर आपको हिंदी चाहिए बिल्कुल तो यही अभिक्रिया कौन सी है भी, अरे ओजोनी अपघटन। ठीक है ना, नहीं फिर भी आपको आनी चाहिए ना। ये ओजोनलिसिस को क्या बोलते हैं हिंदी में, ओजोनी अपघटन। अरे ओजोनी अपघटन, इससे ओजोनाइड बनता है, फिर ओजोनाइड का क्या क्लीवेज हो जाता है, उससे कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं ना। क्या, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही बन सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि ये क्या लिया है अपन ने, और ये होता भी क्या है वैसे, अरे ये एल्कीन होता है वैसे तो, ये एल्कीन और एल्काइन की अभिक्रियाएं हैं वैसे, और मोस्टली एल्कीन की अभिक्रिया है। किसकी, एल्कीन। और वैसे भी देखो हमको ऑप्शन में एल्कीन ही बना के दिए इसने, अरे ऑप्शन में हमको एल्कीन ही दिए, तो इस बात की तो हमको चिंता ही नहीं है। इसने क्या बना के दिए, अरे एल्कीन ही बना के दिए है। अब देखिए हमारा काम क्या है, बी और सी बन गया। क्या बन गया, बी और सी। अब ये बी और सी या तो आपके एल्डिहाइड होगा, क्या होगा, अरे या तो एल्डिहाइड होगा ये, या फिर ये कीटोन होगा। ठीक है ना, या ऐसा भी हो सकता है एक एल्डिहाइड हो एक कीटोन हो, या दोनों ही एल्डिहाइड हो सकते हैं या दोनों ही कीटोन हो सकते हैं। अरे ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकता है आपके, देखो ऐसे ऐसे मैं इसको वापस से लिखता हूं, देखिए शॉर्ट में लिखता हूं मैं ना आपके लिए। अरे मैं शॉर्ट में लिख दूं आपके लिए, और शॉर्ट के अपने पास जगह है ना, ये लीजिए। देखिए अरे बी और सी ये आपके एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड हो सकता है, ये लो, या आपके ये अरे कीटोन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, कीटोन, अरे कीटोन प्लस कीटोन हो सकता है आपके। अब ऐसे आपको आना चाहिए। या तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है आपकी, अरे एल्डिहाइड भी हो सकता है ये, और साथ में ये अरे कीटोन भी हो सकता है। यानी ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, वो एल्कीन कैसा लिया है, एल्कीन की स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। किस पर, एल्कीन की स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। और इसके लिए देखो आप, अरे एक चीज याद रख लो, शॉर्ट, इसके लिए ट्रिक, इसकी ट्रिक क्या है, अरे डबल बॉन्ड को तोड़ दो ना, ऐसे लिख दो शॉर्ट में, डबल बॉन्ड को क्या कर दो, अरे तोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, और दोनों तरफ, दोनों तरफ क्या कर दो, अरे ऑक्सीजन जोड़ दो, दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों तरफ ऑक्सीजन अरे जोड़ दो। ये इसकी क्या है, अरे ट्रिक। डीबी का मतलब डबल बॉन्ड, ध्यान रखें, डीबी से मतलब है डबल बॉन्ड से, कि डबल बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ दो। ठीक है ना, पर अभी जोड़ेंगे बाद में, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बी और सी बनता है, बी सकारात्मक टॉलेंस और आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। अरे ये जो बी है ना आपके, बी ये क्या देता है आपके, टॉलेंस टेस्ट भी देता है। कौन सा, टॉलेंस, और एक कौन सा, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है। अरे कौन सा टेस्ट बच्चों, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। दोनों ही टेस्ट दे रहा है, सकारात्मक का मतलब दे रहा है। जबकि सी, ये सी है, ये केवल क्या दे रहा है, टॉलेन परीक्षण देता है। अरे ये केवल क्या दे रहा है अभी, अरे टॉलेन दे रहा है। क्या दे रहा है, अरे टॉलेन टेस्ट दे रहा है। ये केवल टॉलेन दे रहा है, जबकि ये आपके कौन सा, अरे ये दोनों ही दे रहा है, टॉलेंस भी दे रहा है और आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है। ये दोनों दे रहा है, और ये केवल ये दे रहा है, ओनली, ओनली। इसका मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा ये। अरे ये कौन सा टेस्ट नहीं दे रहा, अरे आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है आपकी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा देख लो, आणविक सूत्र C6H12 वाला एक यौगिक X ओजोनल स्पेस पर क्या देता है, बी और सी, बी सकारात्मक टॉलेंस और आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, जबकि अरे सी केवल टॉलेंस, मतलब केवल टॉलेन का परीक्षण देता है। यौगिक X हो सकता है। देखो एक चीज तो ये तय है क्या, अरे एक चीज तो क्या तय है, जो टॉलेन परीक्षण दे रहा है, और हमको पता है अरे टॉलेन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट है वो केवल एल्डिहाइड देते हैं, आपके कीटोन नहीं देते हैं। कीटोन नहीं देते हैं, जब कीटोन नहीं देते तो इसका मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए हम, अरे ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए हमको ना। कीटोन नहीं दे रहा तो टॉलेंस ही दे रहा है, आयोडोफॉर्म नहीं दे रहा, पर एक आयोडोफॉर्म दे रहा है और टॉलेंस भी दे रहा है। इसका मतलब दोनों कीटोन तो नहीं हो सकते। अरे दोनों कीटोन नहीं हो सकते, क्यों, मान लो इधर भी कीटोन है तो ठीक है, कीटोन टॉलेंस ही नहीं देगा और इधर भी टॉलेंस नहीं देगा,
और जबकि इसने क्या कहा है, ये टॉलेन देता है, तो इसका मतलब दोनों कीटोन तो नहीं हो सकते ना भाई, दोनों होंगे तो अरे ये टॉलेन, इधर भी टॉलेन, ये आयोडोफॉर्म भी दे रहा है, ठीक है ना, पर वो आयोडोफॉर्म नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये कीटोन कीटोन वाला कॉम्बिनेशन नहीं होगा। अब या तो आपके एल्डिहाइड एल्डिहाइड वाला होगा, या फिर आपके एल्डिहाइड और कीटोन वाला होगा। और एक देखो हेलोफॉर्म टेस्ट के लिए आप देखो, अरे ये जो आयोडोफॉर्म टेस्ट है ना, आयोडोफॉर्म कह दे या आपसे हेलोफॉर्म कह दे, एक ही बात है। अरे आयोडोफॉर्म टेस्ट है ना, वो कौन देगा, देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट, कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट, अरे कौन सा टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट आपकी कौन देगा, अरे आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा आपकी, या तो ऐसा क्या ले लें हम, अरे एल्कोहल ले लें, ठीक है ना, सेकेंडरी वाला, या फिर आप ऐसा ले लो कि एक तरफ आपको ऐसा मिल जाए, अरे एक तरफ आपको ऐसा मिले, ऐसा ग्रुप मिले, CH3CO ग्रुप मिले आपकी, CH3CO ग्रुप, तो वो क्या देते हैं, अरे वो आपके आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। कौन सा टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर होना जरूरी है, CH3CHOH, और देखो इधर कुछ भी हो सकता है, अरे इधर कुछ भी हो सकता है आपके, ये जो है ना इधर कुछ भी हो सकता है आपके, इधर कुछ भी हो सकता है। अरे जैसे मान लो मैंने लिख दिया HR हो सकता है आपके, या आपके फेनिल ग्रुप ले लो, फेनिल को वैसे ऐसे फाइ से दिखा देते हैं अपन, इधर भी आपके HR, या अरे PH का मतलब फेनिल, कुछ भी हो सकता है। बस आपको ऐसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, एल्कोहल है तो ऐसी, और अगर ये आपके एल्डिहाइड कीटोन है तो ऐसी स्ट्रक्चर होना जरूरी है। अब ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें होगी वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, इसका मतलब बी वाला ऐसा होना चाहिए, इसमें से कोई सा एक ग्रुप। तो पहले हम इनको तोड़ते हैं, देखो आपके, अरे इनको तोड़ते हैं, तोड़ तोड़ के देखते हैं, देखना इसको मैं तोड़ू इधर, तो देखना अरे इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, तो देखो एक तो इधर एल्डिहाइड बन गया ये, अरे ये पूरा एल्डिहाइड बन गया, ये वाला पोर्शन पूरा एल्डिहाइड बन गया ये वाला, ठीक है ना। और दूसरा देखो इधर भी एल्डिहाइड बन गया, ठीक है ना, तो दोनों तरफ एल्डिहाइड एल्डिहाइड बन गया आपके। और देखो अरे आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए ऐसा होना जरूरी है, एल्डिहाइड में CH3CO ग्रुप, तो ऐसा कहीं दिख रहा है कि इधर, अरे ये तो CH2O बन गया आपके, ये CH2O का मतलब अरे HCHO ये है, तो ऐसा ग्रुप कहां दिख रहा है, ऐसा, अरे दिख रहा है कि ऐसा ग्रुप एल्डिहाइड के अंदर, तभी तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तभी तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट अरे देगा। तो देखो इधर कौन हो सकता है भाई, ये तो केवल टॉलेन दे रहा है, तो इसका मतलब इधर तो कीटोन होगा ही नहीं, तो ये तो क्या होगा आपकी एल्डिहाइड होगा। इधर टॉलेन भी दे रहा है आयोडोफॉर्म, तो इसका मतलब आयोडोफॉर्म तो कीटोन भी देते हैं, तो इसका मतलब एक कीटोन हो सकता है आपकी, और एक क्या हो सकता है आपके एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड एक कीटोन, या फिर दोनों ही एल्डिहाइड हो सकते हैं। तो देखते हैं अपन, इसका मतलब ये तो फेल हो गया, अरे ये तो फेल हो गया। देखो इसको तोड़ो आप, इसको, तो इधर भी देखो ऑक्सीजन जोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ो, दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ दो, अरे इधर कीटोन बन गया, इधर फॉर्मेल्डिहाइड है, इधर क्या है, अरे फॉर्मेल्डिहाइड है, कौन सा है, फॉर्मेल्डिहाइड। इधर देखते हैं, ये कीटोन बन गया आपके, और ये क्या बन गया आपकी एल्डिहाइड बन गया, ठीक है ना। आगे देखो, एक सेकंड, कुछ इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, बी सकारात्मक टॉलेंस और आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, सही है, जबकि सी केवल टॉलेन देता है, बिल्कुल सही है, सी केवल टॉलेन देता है, यौगिक एक्स हो सकता है। इसको तोड़ के देखते हैं, चलो, तो इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, देखो अरे ये वाला है ना, इधर इधर एल्डिहाइड बन गया आपकी, ये अरे ये जो है ना, ये वाला पोर्शन देखो, इसको मैं हटा देता हूं फिर से ना, इसको, ये क्या बन गया आपके, अरे ये ऐसा बन गया, देखो CH3, अरे CHO, ऐसे लिख दूं मैं, ऐसे लिख दूं, देखना ये इससे मैच कर रहा है क्या, इधर वाला ग्रुप, अरे इससे मैच कर रहा है, इसका मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देगा, और ये टॉलेंस भी दे सकता है, अरे एल्डिहाइड तो टॉलेंस भी देता है, और ये कौन सा, ये भी दे सकता है, ये कौन सा आयोडोफॉर्म, क्यों, ऐसी स्ट्रक्चर इसके अंदर है। और दूसरी तरफ कौन है, देखो अरे दूसरी तरफ ये क्या है, अरे ये वाला पोर्शन देखो आप, ये वाला, ये एल्डिहाइड ही बना है, अरे ये क्या बना है, एल्डिहाइड ही तो बना है, और एल्डिहाइड तो टॉलेंस देता है, तो देखो इधर वाला है, अरे ये टॉलेंस भी देगा, टॉलेंस टेस्ट, और कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट भी अरे देगा।
ठीक है ना, दोनों दे देगा। जबकि इधर वाला है ये केवल क्या देगा, अरे टॉलेंस देगा, टॉलेंस टेस्ट देगा, और ये आयोडोफॉर्म टेस्ट अरे नहीं देगा। इसका मतलब ये तो पूछा हमसे, एक तो दोनों दे रहा है और एक केवल एक ही दे रहा है, तो ये दोनों दे रहा है, ये एक दे रहा है। इसमें देखो यहां, अरे इधर इधर ये वाला एल्डिहाइड है नहीं, कि टॉलेंस तो दे देगा, वो आयोडोफॉर्म दे देगा, अरे ये टॉलेंस दे देगा आपके, ये टॉलेंस देगा, पर ये आयोडोफॉर्म नहीं देगा। जबकि ये कीटोन है तो कीटोन क्या देगा, अरे ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, ये आयोडोफॉर्म दे देगा, पर ये टॉलेंस अरे नहीं देगा। जबकि हमको क्या चाहिए, अरे एक तो ऐसा हो कि आयोडोफॉर्म भी दे टॉलेंस भी दे। तो देखो यहां तो टॉलेंस दे रहा है, आयोडोफॉर्म नहीं दे रहा, आयोडोफॉर्म दे रहा है, टॉलेंस नहीं दे रहा। जबकि इसमें क्या है, ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, यानी ये टॉलेंस भी दे रहा है, आयोडोफॉर्म भी दे रहा है, और इधर वाला केवल टॉलेंस। तो ये तो कह रहा है टॉलेंस आयोडोफॉर्म दोनों दे एक तो, और एक केवल कौन सा दे, टॉलेंस दे। इसका मतलब हमारा आंसर मैच तो यही कर रहा है, अरे फोर्थ वाला। और इसको देख लो आप चाहो तो, अरे इसको इसको देखो, ये कीटोन बन जाएगा इधर, तो कीटोन कौन सा देगा, आयोडोफॉर्म दे देगा, ठीक है, ये आयोडोफॉर्म देगा, पर इधर वाला फॉर्मेल्डिहाइड है वो आयोडोफॉर्म वो नहीं देगा ना आपके। अरे ये कौन सा देगा आपके, आयोडोफॉर्म, ये कीटोन बन गया ना, तो कीटोन कौन सा देगा आपके, आयोडोफॉर्म तो देगा, पर टॉलेन नहीं देगा ना। अरे ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना आपके, ये कौन सा दे रहा है, अरे ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, ये दे रहा है, पर ये कीटोन है तो टॉलेंस नहीं देगा। और ये, अरे ये मान लो टॉलेंस दे देगा, पर ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा। इसका मतलब ये दे रहा है, ये नहीं दे रहा, तो ये भी नहीं हुआ ना। और ऊपर वाले में भी सेम वही है, अरे ये वाला है ना, ये तो ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया ना, कि ये कौन सा देगा, अरे ये टॉलेन टेस्ट देगा, और ये आयोडोफॉर्म टेस्ट अरे नहीं देगा, ये लो। और इधर वाला ये क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, तो ये कौन सा देगा, अरे ये भी टॉलेन ही देगा आपके, ये भी कौन सा देगा, टॉलेन टेस्ट देगा, और आयोडोफॉर्म टेस्ट अरे नहीं देगा, आयोडोफॉर्म नहीं देगा, ये वाला भी आयोडोफॉर्म नहीं देगा। क्यों, आयोडोफॉर्म के लिए ऐसा ग्रुप होना जरूरी है। तो अब आप देख लो एल्कीन की कौन सी स्ट्रक्चर होना जरूरी है, चौथे नंबर की होना जरूरी है ऐसे। ये यही तो कह रहा है, एक्स क्या हो सकता है, एक्स ये हो सकता है चौथा वाला, ठीक है ना। मैंने आपको सारा समझा दिया, ओजोन या अपघटन उसकी ट्रिक बता दी आपको, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। हमको क्या चाहिए, एक दोनों ही टेस्ट दे और एक केवल एक ही टेस्ट दे। इसका मतलब ये दोनों दे एक और एक केवल एक ही टेस्ट दे, तो ऐसा कॉम्बिनेशन यही मिल रहा है कि ये इधर वाला दोनों दे रहा है, ये केवल एक दे रहा है टॉलेंस। बाकी औरों में देख लो, एक ये दे रहा है, एक ये दे रहा है, ये भी नहीं दे रहा। यहां देखो दोनों क्रॉस एक एक दे रहा है, यहां भी देखो आप, अरे एक एक क्रॉस एक एक दे रहा है। जबकि यहां एक कंपाउंड दो टेस्ट देना चाहिए कि टॉलेंस भी दे और आयोडोफॉर्म भी दे, एक केवल टॉलेंस दे। तो ऐसा केवल कहां मिल रहा है अपन को, अरे लास्ट वाले में मिल रहा है। ऐसा ऐसा कहां मिल रहा है, लास्ट वाले में मिल रहा है। अगला देखिए आप, इसको देखिए आप, हाँ जी, इसको देखिए आप, इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को देखिए आप, हाँ जी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अधिकतम संख्या में, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन संरचना, अरे हिंदी में कहो आप तो अति संयुग्मन संरचना। कौन सी संरचना, अरे अति संयुग्मन संरचना। यानी एक तरीके से ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा अति संयुग्मन संरचना रखेगा। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर का मतलब है अति संयुग्मन संरचना हिंदी में कहो तो। और अति संयुग्मन संरचना कैसे निकालते हैं अपन, अरे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या और उसमें क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। जितने अल्फा हाइड्रोजन उसमें एक जोड़ दो आप, तो उससे क्या आ जाएंगी आपकी अति संयुग्मन संरचना आ जाएंगी। कौन सी, अति संयुग्मन संरचना। और अति संयुग्मन संरचना के लिए अपन अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं, अरे अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। तो यहाँ तो सारे क्या दे रखे हैं, देखो आपको, अरे मुक्त मूलक दे रखे हैं। इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पे है, यानी मुक्त मूलक जहां जिस कार्बन पे है उससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन क्या कहलाएगा आपका, अल्फा कार्बन। और उस पर जितनी भी हाइड्रोजन है वो सारी क्या कहलाएंगी, अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब देखो इस कार्बन पे है तो ये इसके लिए अल्फा हो गया। ऐसे देखो ये इस कार्बन पे है, इससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन तो ये भी अल्फा है। और देखो इससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन ये भी कौन सा है, अल्फा। तो पहले तो आप अल्फा देख लो, देखो इससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन केवल एक ही अल्फा, या इससे एक अल्फा इधर और एक अल्फा इधर, ठीक है ना। इससे भी देखो आप एक अल्फा इधर और एक अल्फा किधर है, इधर।
क्यों, इससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा है ना, ये भी कौन सा है, अल्फा। ये दिख रहा है क्या आपको, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है ना। अब सुनिए, अब इसमें काम की बात, अल्फा कार्बन तो है, तो देखो अरे यहाँ तो 3 हाइड्रोजन तो इधर है, एक उधर है, बैलेंस ही पूरी करोगे, एक इधर है, और देखो अरे ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन जहां दिख रहा है आपको, ये ब्रिज हाइड्रोजन है भैया ना, अरे ब्रिज हेड पोजीशन पे है ये ना, कहां है, अरे ब्रिज हेड पोजीशन पे है ये, और ब्रिज हेड पोजीशन पर जो हाइड्रोजन होता है ना, अरे वो वैसे अल्फा हाइड्रोजन जो है ना, वो अति संयुग्मन में भाग लेगा ही नहीं है ना, ब्रिज हेड पोजीशन पे ये जो आपके एच है ना, ये अति संयुग्मन में भाग नहीं लेता भैया ना, क्यों, अरे यहां से क्या होगा, जैसे ये अल्फा एच जाएगी तो फ्री रेडिकल यहां जाएगा, तो फ्री रेडिकल या कार्बोकैटायन वगैरह है, कार्बोनाइन है, वो ब्रिज हेड पोजीशन पर कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं भैया ना, इसलिए ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो फिर हम देख लेते हैं, यहाँ देखो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, अरे इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखो आप कितने हैं, 3, तो ये इधर वाला भाग नहीं ले रहा, और एक इधर, तो कितने हुए, 3 और 1 4। अगले वाले में देखिए, अब यहाँ तो एक ही कार्बन है और इस पे एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है आपके, एक। अगले वाले में देखो आप, इधर कितने, 3, सॉरी 3 क्या, अरे एक तो इधर है ये वाला, तो ये तो भाग ले ही नहीं रहा ना, ये तो ब्रिज हेड पे आ गया ना, अरे ब्रिज हेड का मतलब है ऐसा है ना, साइक्लिक कंपाउंड जिसमें है ना ऐसे 2 कार्बन है ना, मतलब इसको यू मान लो आप ना, एक तरीके से बाईसाइक्लो कंपाउंड है ये, बाईसाइक्लो बोलते हैं इनको ना, अरे 2 साइकिल हो गए ना, 2 चक्र हो गए इसमें, ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं आपके, बाईसाइक्लो कंपाउंड है, कौन से, बाईसाइक्लो कंपाउंड, ऐसे ही होगी। तो इसमें देखो अरे 2 साइकिल बन रही है, देखो अरे ऐसी, एक रिंग तो ये रही, एक रिंग तो ये है, मैंने रेड से कर दिया, और दूसरी कैसी है, ऐसे कर दूं मैं, देखो अरे दूसरी रिंग ये है ना आपके, ये दूसरी रिंग ऐसे है, तो यहाँ 2 रिंग बन रही है ना आपकी, कितनी रिंग, 2 रिंग, और 2 रिंग 2 कार्बन से जुड़ी हुई है, ऐसे कंपाउंड बाईसाइक्लो कहलाते हैं, और ये जो 2 कार्बन से जुड़ी हुई है ना, इनको ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं, कौन सा कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन। क्या कहा मैंने, अरे बाईसाइक्लो कंपाउंड का मतलब, बाई का मतलब 2, साइक्लो 2 चक्र या 2 बले हैं, वो फ्यूज रहती हैं 2 कार्बन से जुड़ी रहती हैं, तो वो जो 2 कार्बन से जुड़ी हुई है ना, वो कार्बन क्या कहलाते हैं, ब्रिज हेड कार्बन। तो इस ब्रिज हेड कार्बन वाला जो हाइड्रोजन है, अरे ये भाग नहीं ले रहा ना, कहने का मतलब ये, और इसको आप काउंट कर लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना, इसको आप काउंट कर भी दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों, वहां एक और काउंट हो जाएगी, 5 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, यहां तो है ही नहीं, यहां आएगी, तो ये भी देख लो आप, यहां कितने हैं देखो, अरे एक तो इधर, एक इधर, तो यहां भी कितना है आपकी, अरे एक ही तो है, या आप एक इसको काउंट करोगे तो 2 हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। यहां देखो इसमें, अरे इस वाले में देखो 2 तो इधर है और वही एक इधर है, तो इसमें भी कितनी है, अरे अल्फा हाइड्रोजन 2, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी ज्यादा, यानी अति संयुग्मन संरचनाएं भी ज्यादा, तो अल्फा एच कहां ज्यादा, अरे अल्फा एच तो ज्यादा यहां है ना, 4 वाले में मैक्सिमम यही आपकी, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा अति संयुग्मन संरचनाएं कहां बनेंगी आपके, फर्स्ट वाले, कहां, फर्स्ट वाले में बनेंगी, कहां बनेंगी भाई, फर्स्ट वाले में है ना, क्यों, उसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसकी 5 वो अति संयुग्मन संरचनाएं बनेंगी, इसकी 2, इसकी 2 और इसकी 3, ठीक है ना, एक जोड़ना बस अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगला देखिए आप, हाँ जी, अगला देखिए, देखिए ये सीधा है, देखो ये फैक्ट है आपको ना, अब ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको ना, ऐसे फैक्ट हैं, फैक्चुअल सवाल हैं, वो तो आपको सीधे ही याद रखने होंगे भैया ना, अरे सीधे ही आपको याद रखने होंगे ना। देखिए सुनिए, पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपके एनसीईआरटी में दे रखी है 11th क्लास में, पेपर क्रोमेटोग्राफी में अमीनो एसिड, इसको अमीनो लिखो या एमिनो लिखो एक ही बात है भैया ना, अरे इसको अमीनो लिखो या एमिनो लिखो एक ही बात है, एमिनो एसिड या अमीनो एसिड का प्रत्यक्षीकरण के द्वारा हो सकता है। एमिनो एसिड का प्रत्यक्षीकरण का मतलब है, अरे एमिनो एसिड अगर उसके अंदर है तो उसको पहचान सकते हैं, तो यहां देखो अमीनो एसिड अगर है ना, तो उसके लिए कौन सा, अरे ये वाला काम में लेते हैं अपन, हाइड्रोजन। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, अरे जैसे मान लो अमीनो एसिड से उसकी ड्रॉप है ना, जैसे मान लो उसके ऊपर है ना, अरे ऐसे है ना थोड़ा सा उसमें ना निशान लगा के ऐसे आप उसके ऊपर है ना ड्रॉप डाल देते हैं, जैसे अमीनो एसिड मान लो,
और उसको सॉल्वेंट में रख देते हैं, फिर वो सॉल्वेंट क्या करता है, अरे चारों तरफ ऐसे है ना मूव करता है आपकी। अब मूव करेगा तो फिर बाद में अरे भाई ये जो अपन ने जो स्पॉट लगाया था, धब्बा लगाया था, वो किसका है। अब मान लो अमीनो एसिड क्या है, तो उसमें क्या निन हाइड्रोजन डाल दो अपन, उससे क्या वो पर्पल कलर दे देगा भैया ना। अरे निन हाइड्रोजन के साथ कैसा कलर है, पर्पल कलर, बैंगनी रंग देगा ये। कौन सा, बैंगनी रंग। अगर अमीनो एसिड है तो निन हाइड्रोजन के साथ में वो कौन सा टेस्ट दे देगा आपके, मतलब कौन सा कलर दे देगा, पर्पल कलर। तो ये तो आपको सीधे याद रखना है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में एमिनो एसिड का प्रत्यक्षीकरण करना है, यानी उसको पहचानना है कि भाई ये जो स्पॉट लगाया है अपन ने वो किसका है। तो वो किसका है भाई, मतलब अमीनो एसिड का है, तो उससे क्या होगा, ये विजुअलाइज यानी देखना, प्रत्यक्षीकरण करना, ठीक है ना। तो वो किसके द्वारा, अरे निन हाइड्रोजन के द्वारा, यानी उस स्पॉट पे क्या करेंगे पर निन हाइड्रोजन डालेंगे तो उससे कैसा पर्पल कलर आ जाएगा। तो इसका मतलब पर्पल आ रहा है तो अमीनो एसिड है वो, नहीं तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो फैक्ट है, सीधे आपको याद रखना है। तो इसमें तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते ना। ये देखो हिंसबर्ग आ गया, जो हिंसबर्ग अभी समझाया था मैंने आपको। हिंसबर्ग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में विभेदन के लिए काम में लेते हैं। टॉलेंस, अरे टॉलेंस एल्डिहाइड और कीटोन में विभेदन के लिए काम में लेते हैं ना। एल्डिहाइड और इसमें, अरे कीटोन में, किसके लिए, विभेदन के लिए। ये लो। और ये हिंसबर्ग, अरे हिंसबर्ग किसमें, 1 डिग्री अभी समझाइए मैंने सारा, 2 डिग्री और 3 डिग्री किसमें, अरे अमीन्स में है ना, अमीन्स कह दो एमीन्स कह दो, एक ही बात है ना, अमीन्स में विभेदन के लिए। ये लो। आपको ये देखो, अरे आपको नहीं भी आता है ना तो भी आप कर सकते हैं, फैक्ट है वैसे, सीधा याद हो आपको, और नहीं भी है याद तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो दो का तो हमको पता है ना, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्यों, ये तो इनके लिए काम में आते हैं, ठीक है ना। अरे अमीनो एसिड के लिए तो ये ले रहे हैं अपन, हिंसबर्ग ले रहे हैं वैसे है ना, पर ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन में विभेदन के लिए ले रहे हैं अपन काम। वो अमीनो एसिड किसके लिए, पेपर क्रोमेटोग्राफी में किसके लिए, मतलब इसको देखने के लिए किसको काम में लेते हैं, निन हाइड्रोजन, किसको, निन हाइड्रोजन को, ठीक है ना। भाई उसने ऐसे थोड़ी कहा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का पता कैसे लगाओगे। ये क्रोमेटोग्राफी का तापन, ये तो कोई है ना? क्या है, हीटिंग द क्रोमेटोग्राम। अरे जो क्रोमेटोग्राम है ना वो पेपर है, उसको हीट करने से है ना, उससे तो पता नहीं चलेगा ना, हीट करने से क्या पता चलेगा। अगला देखिए अब, हाँ, अगला देखिए, विलियन का पीएच बदलने पर, विलियन का पीएच बदलने पर प्रोटीन, विलियन अपनी सक्रियता खो देता है। अरे इसको हम प्रोटीन का विकृतीकरण बोलते हैं भैया ना। अरे इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण, डीनेचुरेशन। अरे अपन को पता है ना कि जब प्रोटीन को है ना भारी धातु लवण या अम्ल क्षार के साथ में ट्रीट करते हैं उसको, तो प्रोटीन जो है ना उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो है ना डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उसको प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। जैसे अंडे को उबालने पर है ना सफेदी बनना ना, मतलब सफेदी का एक तरीके से जम जाना ना, वो क्या है, अरे अंडे की सफेदी का स्कंदन या दूध का स्कंदन हो जाए तो वो क्या है, दूध फट जाए, वो प्रोटीन का विकृतीकरण ही थे। तो ये कह रहा है कि विलियन का पीएच बदलने पर, यानी पीएच में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, प्रोटीन विलियन अपनी सक्रियता खो सकता है। यह है क्योंकि अरे उसके जो ग्लोब्यूल हैं वो खुल जाते हैं ना। जैसे प्रोटीन दो प्रकार की होती है ना, ग्लोबुलर, एक तो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, एक फाइब्रस प्रोटीन होती है रेशेदार, और एक गोलिकाकार, उसके ग्लोब्यूल्स खुल जाते हैं। ये सही स्टेटमेंट है। हाइड्रोजन बंधन टूटते हैं, अरे उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है ना, कॉइलिंग होती है तब, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर उससे सेकेंडरी तो है ना, उसकी कॉइलिंग होती है, फोल्ड होती है वो, तो वहां हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं आपकी। एक हेलिक्स खुल जाते हैं, अकुंडलित हो जाते हैं, जो हेलिकल शेप, अरे अपन पढ़ते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, एक अल्फा हेलिक्स एक बीटा पेलिडेड सीट, वहां हेलिक्स का मतलब कुंडलन, वो कुंडलन खुल जाते हैं क्या, बिल्कुल। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ये वाला एसएस लिंक टूट जाते हैं, अरे एसएस लिंक नहीं टूटते भैया ना, एसएस लिंक नहीं टूटते हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, सही पूछा भैया ना, इन कथनों में से कौन सा कथन क्या है, अरे सही है। तो कौन सा सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, डी, सी नहीं है सही भैया ना, अरे सी वाला सही नहीं है। तो ए बी डी, इसने देखो बी सी दे रखा है, इसका मतलब बी और सी, सी तो नहीं है, गलत है। केवल बी कह रहा है, ये भी गलत। ए और डी, ये भी गलत। कौन सा, ए बी और डी,
यानी सल्फर सल्फर बॉन्ड है वो नहीं टूटता ना, सल्फर सल्फर लिंकेज नहीं टूटता, ठीक है ना, नहीं टूटता, इसने कहा टूट जाते हैं, तो ये आपका गलत है। अगला देखिए, ये लीजिए, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब अगला देखिए आप, अगला अगला क्या है सुनिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए आप। हाँ जी, इसने क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा कोष्ठक में उल्लिखित अभिक्रिया के प्रकार के प्रति अभिक्रियाशीलता के गलत क्रम को दर्शाता है। यानी ये कह रहा है कौन सा गलत है इसमें से ना, अरे कौन सा गलत है, देखिए कौन सा गलत है, देखते हैं। हाँ जी, देखिए इसने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोष्ठक में उल्लिखित अभिक्रिया प्रकार की प्रति अभिक्रियाशीलता के गलत क्रम को दर्शाता है। देखो इसने कर रखा है न्यूक्लियोफिलिक जोड़, अरे इधर से इंग्लिश देखोगे ना वो सही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यानी ये कह रहा है NAR अभिक्रिया, अरे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और देखो हम 12th क्लास में पढ़ते हैं कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रति कीटोन से कैसे होते हैं, ज्यादा क्रियाशील। उसका कारण क्या है, अरे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होता है कि ये जो कार्बोनिल कार्बन है ना, अरे कार्बोनिल कार्बन इधर क्या होंगे, ये आपके इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होंगे और न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऐसे होगा ना। तो एल्डिहाइड में तो क्या होता है, एक तरफ R एक तरफ H, और कीटोन में क्या होता है भाई, अरे कीटोन में क्या होता है कि दोनों तरफ ही क्या होते हैं, अरे दोनों तरफ ही R R होते हैं। तो इससे क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो इधर घूमेंगे, पर इधर देखो एक H है उधर दोनों R हैं, तो R ग्रुप क्या करता है, अरे इलेक्ट्रॉन देता है, तो इधर दो तरफ से इलेक्ट्रॉन देंगे। जैसे बॉन्ड के इलेक्ट्रन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, कार्बन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो नाभिक स्नेह पे कैसा नेगेटिव चार्ज, वो उतना आसानी से क्या करेगा, अटैक। इसका मतलब ये जो कार्बोनिल कार्बन है ना, अरे इसमें या तो प्लस चार्ज ज्यादा होता है या प्लस चार्ज कैसा होता है, कम। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, अरे वो कहां फास्ट होता है, अरे इधर फास्ट होता है, किसमें, एल्डिहाइड में फास्ट होता है, बजाय किसकी, अरे कीटोन की। तो एक रीजन तो ये है कि जो कार्बोनिल कार्बन है उस पर प्लस चार्ज जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी किसके प्रति, अरे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रति। और दूसरा देखो इधर अरे एक ही आर है, उधर दो दो आर है, उधर दो हैवी ग्रुप है, तो त्रिविम बाधा भी है ना, यहाँ इसको प्रभावित करती है, इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की रेट को। तो दोनों को अगर देखें तो एल्डिहाइड ज्यादा होता है किससे, कीटोन से। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, इसने हमसे पूछा गलत। अगला देखो, अगला इसको देख लेते हैं पहले अपन, इसको छोड़ो अभी। देखो अरे न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन यानी NSR रिएक्शन, अरे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें इसने क्या कह रखा है, अरे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कह रखा है बच्चों, देखना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या कह रखा है इसने, अरे इसने कह रखा है हमसे कि एक तो इसने एल्किल हैलाइड दिया है ऐसा, अरे CH3, ये वाला देखो मैं इधर लिख देता हूं, CH3, ये CH2 और ये CH2 और ऐसा एक Cl, और एक इसने दिया इधर C6H5Cl। अरे वो एरिल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड है, और हमको वैसे पता है कि एरिल हैलाइड है वो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन के प्रति कैसे होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, बजाय किसके, एल्किल हैलाइड के। कारण क्या है, अरे यहाँ रिजोनेंस मिलता है, उस वजह से कार्बन हेलोजन एकल बंध में आंशिक रूप से द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं, तो ये ज्यादा होता है क्रियाशील बजाय इसके, ये बात भी सही है। अगला देखो, विलोपन अभिक्रिया की बात कर रहा है, किसकी, विलोपन। तो विलोपन में देखो इसने एक तो दे रखा है अपन को ये, अरे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, और एक कैसा दे रखा है 3। और देखो विलोपन अभिक्रिया में जो ऑर्डर होता है ना वो 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। यानी विलोपन अभिक्रिया के लिए अगर ऑर्डर देखें तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड विलोपन अभिक्रिया फर्स्ट देगा, उससे कम 2 और सबसे कम 1। 3 डिग्री तो वैसे ही क्या विलोपन देता है प्रतिस्थापन के बजाय, लेकिन ऑर्डर क्या है 3 डिग्री सबसे फास्ट, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो एक 1 दिया एक 3, तो 3 ज्यादा बता रखा है इसने, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। इसको देखो आप, ये वाली अभिक्रिया, अरे ये EAR अभिक्रिया है भैया ना, कौन सी है, EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और इसमें इसने क्या दिया है, अरे एक तो दिया है इसने एल्कीन, ये तो क्या है इसका, अरे ये एल्कीन है,
और ये कौन सा है भाई, अरे ये एल्काइन है भैया ना, ये कौन सा है, अरे एल्काइन। अब देखो, अरे हमको पता है क्या कि एल्कीन और एल्काइन है, उनकी लाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी होती है, अरे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। लेकिन अगर दोनों में कंपेयर करें तो एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होती है बजाय किसके, एल्काइन की। कारण, अरे एल्कीन में डबल बॉन्ड है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है बजाय किसके, एल्काइन के। उसका कारण क्या है, अरे एल्काइन की जो शेप है ना वो सिलेंड्रिकल शेप होती है, आपके सिलेंडर की जैसी है ना, बेलनाकार शेप, इस वजह से है ना उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है और वो थोड़ा स्टेबल होता है। इस वजह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के प्रति एल्कीन मोस्ट रिएक्टिव है ना बजाय एल्काइन के। इसने बता रखा है एल्काइन ज्यादा है किससे, एल्कीन से। ये स्टेटमेंट गलत है और इसने हमसे गलत ही तो पूछा है, अरे इसने हमसे गलत ही तो पूछा है, तो गलत कौन सा हो गया, ये ध्यान रखें। एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है बजाय किसके, एल्काइन के। और जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, अरे उस पर क्या इलेक्ट्रॉन स्नेक अटैक आसानी से हो जाएगा ना, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से, और न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसानी से। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही तो कह रहा हमसे। अरे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इधर इंग्लिश पढ़े आप ना, इनकी इंग्लिश पढ़े आप, हिंदी नहीं, हिंदी से कंफ्यूज हो जाएगा ना, ठीक है ना, हिंदी से कंफ्यूजन हो जाएगा। अगला देखिए, फिर आ गया पेपर क्रोमेटोग्राफी से, फिर सवाल आ गया, देखो आप, पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्थिर चरण है। अरे इस पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्थिर चरण कौन सा है, यानी इसमें दो फेज होती हैं आपके, एक तो क्या कहोगे आप, स्थिर प्रावस्था, और एक कैसी होती है, गतिशील प्रावस्था। तो ये कह रहा है हमसे स्थिर प्रावस्था, स्थिर चरण कौन सा, अरे स्टेशनरी फेज। एक स्टेशनरी फेज होती है स्थिर प्रावस्था, एक मोबाइल फेज होती है ना, मोबाइल या मोबाइल कुछ भी कह दो, गतिशील प्रावस्था। तो ये कह रहा है स्थिर प्रावस्था कौन सी है। अरे तो इसमें क्या होता है आपके, ऐसे क्रोमेटोग्राफी के अंदर ऐसे ही है ना, अरे पेपर होता है ऐसा, इसको क्रोमेटोग्राम कह रहे हो आप, तो इसको जैसे आप उसमें डुबोते सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट ऐसे जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, अरे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है ना आपके, ये जो पेपर के छिद्र हैं इनमें क्या होते हैं, ये अधिशोषित हो जाते हैं ना, एक होता है अधिशोषण, एक अवशोषण। अधिशोषण का मतलब सरफेस पे जमा होना, तो यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल अधिशोषित हो जाते हैं। तो क्या है, ये सिलिका की पतली परत, गलत। कागज के छिद्रों में जल का अधिशोषण, ये सही है भैया, कि जो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी, अरे पेपर का मतलब कागज है वो, तो उसके जो छिद्र हैं उनमें जल का क्या हो जाता है, अधिशोषण। तो ये क्या है, स्थिर प्रावस्था है ना, यानी स्थिर प्रावस्था का काम करते हैं ये वाटर के मॉलिक्यूल, जो पेपर के छिद्र जो है उनमें अधिशोषित हो जाते हैं, वो किसका काम करते हैं, स्थिर प्रावस्था। ये गलत, ये गलत, ठीक है ना। अब ये तो देखो आपके फैक्ट है, सीधे आपको याद रखना है। अगला देखिए अब 64 में क्या है, पॉलीसेकेराइड एक्स। भाई कोई पॉलीसेकेराइड है, उसको एक्स नाम दे दिया इसने, इसकी निम्नलिखित विशेषताओं पर क्या कीजिए आप, अरे विचार करें। यानी वो कैसा है, पानी में घुलनशील है। अब देखो आपके, अरे पॉलीसेकेराइड में आप तीन एग्जांपल याद रखें, एक तो आपके स्टार्च, एक ग्लाइकोजन जिसको आप जंतु स्टार्च कहते हैं, और एक कौन सा है आपके, अरे सेल्यूलोज। कौन सा, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज तो पौधों में मिलता भी है ना, पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, अरे सेल्यूलोज की बनी होती है। जो आपकी लकड़ी वगैरह है ना, बोर्ड वगैरह है, वो किसका, सेल्यूलोज का एग्जांपल है। तो ये कह रहा है पानी में घुलनशील है वो। अरे स्टार्च देखो, स्टार्च के दो भाग होते हैं, आपने पढ़ा हो तो। स्टार्च के कितने भाग हैं, दो, एक एमाइलोज या एमिलोज कुछ भी कह दो, एमाइलोज ये लो, और एक कौन सा है आपके, अरे एमाइलोपेक्टिन। एक कौन सा है, अरे एमाइलोपेक्टिन। एक कौन सा है बच्चों, एमाइलोपेक्टिन। एक तो है एमाइलोज और दूसरा कौन सा आपके, एमाइलोपेक्टिन। अब सुनिए, अब एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन तो है, तो ये कह रहा है पानी में घुलनशील है। अरे ये जल में घुलनशील होता भी है ना, ये घुलनशील नहीं होता। दूसरा कह रहा है अल्फा C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अरे हमको पता है ओलिगोसेकेराइड हो या पॉलीसेकेराइड हो, मोनोसेकेराइड से मिलकर बनता है, और दो मोनोसेकेराइड की इकाइयों के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलता है आपके, ग्लाइकोसाइडिक बंध। और जो ये एमाइलोज होता है ना आपके, अरे इसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध ही मिलता है। एक का तो है ना, एक मोनोसेकेराइड इकाई का तो पहला कार्बन और एक का चौथा कार्बन है, उसके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है। जबकि यहां आपके अरे 1,4 1,6 दोनों मिलते हैं। तो इसने हमसे क्या कहा है, 1,4, तो 1 और 4 के बीच बना रहा है ना, और एक ग्लूकोज का बहुलक है। अरे स्टार्च ही ग्लूकोज का बहुलक होता भी है ना,
अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है। किसका? अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज का, अरे इसी के दो भाग है ये अरे 15-20% भाग बनाता है, 80-85% भाग बनाता है आपकी। वहां 14-16 दोनों, यहाँ 14 है। तो इन तीनों को देखते हुए हमको क्या लग रहा है, देखो एमाइलोपेक्टिन दे रखा है एक तो एमाइलोपेक्टिन तो जल में घुल ही नहीं रहा ना, इसका मतलब ये वाली विशेषता खत्म होगी। एक देखो सेलुलोज, अरे लकड़ी वगैरह है वो जल में घुलती है क्या? बोर्ड फाइबर वगैरह है ना, वो जल में थोड़ी घुलते हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं है आपकी सेलुलोज। और वैसे भी सेलुलोज जो है ना आपकी, अरे ये बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक है भैया ना, इसका अरे बीटा डी ग्लूकोज का क्या है, ये बहुलक है आपके। और यहां लिंकेज तो आपके 1,4 ही मिलते हैं, पर ये पानी में नहीं घुल रहा भैया ना, इसने ग्लूकोज का है। वैसे इसको अल्फा डी ग्लूकोज कहना चाहिए था, क्योंकि वो अल्फा का ये बीटा का है। कौन? ये। और उसने नहीं कहा, कोई बात नहीं, पर ये जल में नहीं घुल रहा। अरे ये सेलुलोज है ना, ये पौधों की कोशिका भित्ति में मिल रहा है ना, तो जो आपके लकड़ी वगैरह होती है ना, वुड वगैरह, फाइबर वगैरह, अरे वुड फाइबर, ये किसके एग्जाम्पल हैं? इसी के तो हैं। कॉटन वगैरह है आपकी, कॉटन कॉटन, अरे रुई है ना, कॉटन में सबसे ज्यादा 95% तक सेलुलोज पाया जाता है। अरे कॉटन है ना आपके, रुई, उसमें 95% तक क्या पाया जाता है आपके, क्या पाया जाता है? अरे सेलुलोज। तो क्या कॉटन, अरे रुई घुलती है पानी में? पानी में घुलनशील है क्या? नहीं है ना, इसका मतलब सेलुलोज नहीं होगा। ग्लाइकोजन देखो आप, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, अरे जंतुओं में संचित भोजन, वो क्या है? ग्लाइकोजन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पर जंतु स्टार्च। क्यों? अरे इसकी जो स्ट्रक्चर है ना आपके, किसकी? इसकी, अरे इसकी स्ट्रक्चर है ना ग्लाइकोजन, अरे इसकी स्ट्रक्चर इसके समान होती है ना, ठीक है ना, किसकी? इसके समान होती है, और इससे भी ज्यादा ताकत होती है। तो फिर ये तो घुल ही नहीं रहा, तो इसके समान है, तो फिर वो क्या घुलेगा क्या? अरे नहीं घुलेगा, इससे भी ज्यादा साकेत है। इसमें तो 1,4-1,6 ब्रांचिंग है, वहां भी ब्रांचिंग हो, इसकी जैसी संरचना है, लेकिन इससे भी ज्यादा क्या है? साकेत। एनसीईआरटी में लिख रखा है ऐसा आपकी, इससे भी ज्यादा क्या है? साकेत। इसका मतलब ये भी नहीं होगा आपकी। तो फिर कौन होगा? अरे बचा कौन? एमाइलोज। ये सेलुलोज लगा रखा है, गलत है भैया ना। आंसर क्या होगा हमारा? एमाइलोज। एमाइलोज आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्च के दो भाग हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। अगला देखिए 64 से 65, देखिए क्या है? अरे आईयूपीएसी नाम है तो भैया ना, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, अरे इधर से देखो आप, कार्बन तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन बन रही है, और हम क्या करते हैं? नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह को अरे लिस्ट नंबरिंग मिले। और अगर मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है तो फिर बहुबंध को। किसको? बहुबंध। बहुबंध का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। यहां तो देखो, अरे 1 नंबर और ये 2 नंबर, 2 पे आ रहा बहुबंध, जबकि इधर से दूंगा तो 1 और अरे 2, यानी एक ही नंबर पे आ रहा है। तो किधर से करूंगा? इधर से नहीं, नंबरिंग किधर से करूंगा? अरे इधर से। तो ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 पहले से किसी ने कर रखा, गलत कर रखा है। अब देखिए आप, यहाँ कोई प्रतिस्थापी वगैरह तो है नहीं आपके, तो फिर क्या करोगे आप? सीधे ही, अरे 6 कार्बन है तो आप जनक शब्द लिख दो, 6 के लिए क्या लिखोगे? हेक्स। अरे हेक्स हो गया। उसके बाद देखो डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है? 1 नंबर पे। और ट्रिपल, अरे 4 नंबर पे आ रहा है। 4 जहां से स्टार्ट होता है वही मानते हैं ना। तो डबल बॉन्ड का इन और ट्रिपल का आइन, तो वर्णमाला में पहले कौन आएगा? इन। आइन नहीं आएगा, आइन तो वाई से स्टार्ट है ना। तो क्या लिखूंगा? हेक्स 4 इन, और सॉरी 4 नहीं, अरे 4 कैसे कर दिया मैंने? 4 नहीं, ये 4 नहीं, 4 नहीं है, ये 1 पे है ना। हेक्स 1 इन और 4, अरे 4 पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, तो 4 आइन। तो इन, अरे इन में ई एन ई ऐसे होता है ना, पर अरे स्वर के बाद में कोई स्वर आ जाए, ए ई आई ओ यू, या फिर वाई आ जाए, ठीक है ना, ई के बाद में वाई आ रहा है, तो फिर भी उसको हटा देते पहले वाले स्वर को ना, ई को हटा देंगे। ई इसलिए मैंने हटा दिया, कोई सोच रहा है कि सर लिखना भूल गए, लिखना नहीं भूला, ई के बाद में वाई आ रहा है ना, तो ई हट जाएगा, ऐसा नियम है ना। तो यहां से देख लो, हेक्स 4 आइन, 4 पे आइन आ रहा है, अरे 4 पे आइन तो ठीक है, और 1 पे इन, पर वर्णमाला में पहले कौन आएगा? इन आएगा या आइन आएगा? अरे इन आएगा पहले, आइन नहीं, इसलिए गलत है, ध्यान रखें। 1 मैथिल, ये यहां तो मैथिल वैथिल है ही नहीं कोई,
हेक्स 1 इन 4 आइन, देखो दोनों ऑप्शन है ना उल्टे कर दिए, वो 4 आइन 1 इन, ये 1 इन 4 आइन, अरे ये आंसर हो जाएगा हमारा। ये 5 इन 2 आइन, ये तो गलत है, ये तो गलत है, ठीक है ना। तो ये आईयूपीएसी नाम हो गया आपके। अगला देखिए अब, नीचे दिए गए यौगिक ए बी और सी, एक सेकंड, हाँ चलिए, नीचे दिए गए यौगिक ए बी और सी गर्म अम्लीय KMnO4, अरे कैसा है, हॉट भी है और एसिडिक, अरे हॉट एसिडिक KMnO4, हॉट एसिडिक KMnO4 की बात कर रहा है। अरे KMnO4 कैसा होता है भाई, अरे प्रबल ऑक्सीकारक होता है ये ना, कैसा होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। और इसने क्या दिया हमको, अरे ऐसे 3 कंपाउंड दिए, 1 2 3, ये बेंजीन रिंग से देखो, अरे ये एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्किल, और ये भी एल्किल ग्रुप है, तीनों ही एल्किल ग्रुप है। और क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए यौगिक ए बी और सी गर्म अम्लीय KMnO4 के साथ उपचार पर उत्पाद करते हैं, अरे इनको गर्म KMnO4 के साथ में अभिक्रिया करवाई जाए तो ये क्या उत्पाद देंगी, अरे एसिडिक KMnO4, और वो भी कैसा, हॉट, ये तो कैसा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भैया ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आपको याद होगा एल्किल बेंजीन का ऑक्सीकरण करवाते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है, आपके 11th क्लास में भी दे रखा है और 12th क्लास में भी दे रखा है। ये बेंजीन रिंग पर ये जो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, अरे ये कितना ही बड़ा हुआ आपके, 1 कार्बन का, 2 का, 4 का, 5 का, 10 का, कितने का हुई, सारा की सारा किसमें, COOH में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आपके एनसीईआरटी में ऐसे ये दे रखा है, ऐसे उसने, अरे उसने ऐसे दे रखा है KOH यानी क्षारीय माध्यम में KMnO4, तो आपको ऐसे लिख दे या आपको ऐसे लिख दे, एक ही बात है, हॉट एसिडिक KMnO4, एसिडिक मीडियम में KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। पर ध्यान रखें इसमें, अरे बेंजीन रिंग से अगर कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, ये, अरे ये एल्किल ग्रुप, ठीक है ना, ये कैसा होना चाहिए, अरे ये 1 डिग्री हो या फिर 2 डिग्री हो, तब तो ये क्या होगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे ये किसमें, COOH में, अरे ये वाला ग्रुप है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्किल ग्रुप कितना ही बड़ा हो, COOH के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। 3 डिग्री वाला नहीं होता ना, 3 डिग्री वाला नहीं होता, ध्यान रखें। तो ये तो देखो कैसा है, इसका कोई डिग्री नहीं है, ये 1 डिग्री है, और ये कैसा, अरे ये 2 डिग्री है। इसका मतलब सारे किसमें, अरे COOH में क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज। इसका मतलब तीनों से ही क्या बनेगा, COOH, अच्छी अभिक्रिया है ना, अच्छी अभिक्रिया है, तीनों में ही COOH बनेगा। तो कहां बन रहा है, यहां भी COH, यानी ये जो एल्किल ग्रुप है ये कितना ही बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, साइड चेन कितनी ही बड़ी हो। तो हॉट एसिडिक KMnO4 या फिर आपको ऐसे बेसिक है ना, अरे बेसिक मीडियम में KMnO4 दे दे, तो आपको क्या करना है, उसको ऑक्सीडाइज करना है किसमें, COOH में। ध्यान रखें, या आप ऐसे भी ट्रिक याद रख सकते हैं, बेंजाइलिक H का होना जरूरी है। अरे इसके लिए किसका होना जरूरी है, इस अभिक्रिया के लिए बेंजाइलिक H, कौन सा, अरे बेंजाइलिक H का होना क्या है, बेंजाइलिक H यानी हाइड्रोजन का होना क्या है, मस्ट। अगर बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तब तो आप अरे ये वाला काम करवा सकते हैं, और अगर बेंजाइलिक H नहीं है तो नहीं करवा सकते। इसके पास देखो है 1 H है, इसके पास 2 H है, इसके पास 3 H है, बेंजाइलिक H का होना क्या है, जरूरी। तो आपको इसका भी कंसेप्ट लगा लें। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, अरे सही आंसर कौन सा है हमारा, ये वाला, एक सेकंड, ये वाला हमारा राइट आंसर है। बाकी इसमें देखो, अरे COH यहां बना रखा है, सारा का सारा ग्रुप COH में है ना ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहां 2 में तो है पर तीसरे में नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ऊपर वाला भी नहीं होगा। अच्छी अभिक्रिया है ना, अरे ये अभिक्रिया अच्छी है, आपको याद रखनी है, ये अभिक्रिया आपकी अच्छी है ना। 66 क्वेश्चंस कर लिए अपन ने, मतलब 16 क्वेश्चन हो गए, कितने, 16 और करते हैं बच्चों कल, है ना, कल इसको अपन देख लेते हैं, या फिर 16 हो गया ना, और थोड़े से 15-20 क्वेश्चन और लेते हैं, फिर 15-20 और लेते हैं, ये तो 3 उसमें कर देंगे छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है ना। आज की क्लास, आज तो स्टार्टिंग था ना, इसलिए थोड़ा समय लग गया, कल थोड़ा स्पीड से करते हैं, क्यों मैंने, अरे देखो आपको ना सारे कंसेप्ट वगैरह बताए आपको ना, इसलिए देखो समय तो लगेगा, अरे इसलिए समय तो लगेगा आपको, सारे कंसेप्ट है ना, विद कंसेप्ट करेंगे तब तो समय लगेगा ही, बाकी तो है ना फटाफट ऐसे आंसर दो तब तो फटाक से हो जाए, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं ना, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना क्लास को। और आपको ये PDF टेलीग्राम चैनल पर ऐसे कैसे मिल जाएगी,
ठीक है बच्चों।